ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ देखा था और उसको सोलेनॉइड कॉइल के लिए अप्लाई किया था। अब सोलेनॉइड कॉइल यानी हम लोगों ने क्या बोला था, तो एक आयन कोर है जिसके ऊपर n नंबर ऑफ वाइंडिंग्स हैं। अब सोलेनॉइड कॉइल जो है ना, ओके, अगर वो सोलेनॉइड कॉइल को मैं ऐसे सर्कुलर फॉर्म में रख देता हूँ या सर्कुलर फॉर्म में, ओके, उसको बनाता हूँ, तो जो मुझे कॉइल मिलता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टोरॉइड कॉइल, TOROID COIL, ओके, टोरॉइड कॉइल। अब व्हाट एग्जैक्टली इज टोरॉइड कॉइल, उसके एप्लीकेशंस क्या है वो हम लोग मैग्नेटिज्म में देखने वाले हैं। बट फिलहाल मैं आपको इतना बोलूंगा कि ये जो सर्कुलर कोर है, ये दिख रहा है आपको, सर्कुलर पार्ट, उसके ऊपर देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, ओके, जिसमें हम लोग ऐसे बता रहे हैं कि एक साइड से करंट क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। अच्छा, ये करंट देखो यहां से एंटर हो रहा है और इस तरह से फ्लो हो रहा है, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, और ये फ्लो होते होते हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से एग्जिट करेगा, ओके, यस। तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है कि ये जो करंट है ये पीछे से आ रहा है और ये जो कॉइल का ऊपर का पार्ट है तो उसमें से करंट बाहर निकल रहा है। तो इसलिए यहां पे जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया वो डॉट दिखाया है। और बाहर निकलने के बाद जब वो, ओके, टर्न लेके वापस जा रहा है तो अंदर की तरफ जा रहा है, यानी लोअर एंड से अंदर की तरफ जा रहा है और अपर एंड से बाहर की तरफ आ रहा है। तो लोअर एंड पे मैंने क्रॉस दिखाया था, जैसे सोलेनॉइड में किया था हम लोगों ने, सेम लॉजिक, ठीक है, ये आपको आ रहा है समझ में। अभी हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे कि करंट जो है वो इस तरह से बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसलिए ये जितने भी एरोज मैंने बनाए वो इस तरह से बनाए हैं, ओके। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो लोअर पार्ट है ना, वहां पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अगर मैं यहां पे राइट हैंड रूल अप्लाई करता हूं तो यहां पे करंट जो है वो कैसे फ्लो हो रहा है, देखिए, लाइक दिस, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, ओके। इसका मतलब यहां पे आपको डॉट मिलेगा और यहां पे क्रॉस मिलेगा, ओके। तो करंट हमारा ऐसे जा रहा है। तो अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करता हूं तो मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इट विल बी लाइक दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा, आई विल रिप्रेजेंट विद दिस एरो। ये दिख रहा है आपको, एक ये बड़ा एरो मैंने बनाया, ओके। दिस इज नथिंग बट योर वेक्टर V। अभी क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि सर एम्पियर्स लॉ में हम लोगों ने ये सीखा था, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर V डॉट वेक्टर dl, और जो dl है दैट इज पार्ट ऑफ व्हाट, एम्पिरियन लूप। तो सर यहां पे एम्पिरियन लूप क्या रहेगा, ओके। जैसे सोलेनॉइड के केस में हम लोगों ने देखा था कि जो एम्पिरियन लूप था दैट वाज व्हाट, दैट वाज अ रेक्टेंगल, और वो रेक्टेंगल का जो एक साइड है दैट वाज पासिंग थ्रू, ओके, द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, और यू कैन से इट वाज एक्सियल। तो यहां पे जो एम्पियर लूप रहेगा वो कैसे रहेगा, तो एम्पियर लूप जो रहने वाला है या एम्पिरियन लूप जो रहने वाला है उसको मैंने ब्लू लाइन से दिखाया है, ये दिख रहा है आपको, डॉटेड। तो ये जो सर्कल है दैट इज नथिंग बट योर एम्पिरियन लूप, ओके। यहां पे दिखा देता हूं मैं, ये जो ब्लू इससे बनाया हम लोगों ने ये है एम्पिरियन लूप, और ये एम्पिरियन लूप का ही एक छोटा सा जो पार्ट है वो ये है डीएल। अभी आप पूछोगे सर ये डीएल का डायरेक्शन कैसा है, तो हम लोग बोलेंगे लेट अस, ओके, इंटीग्रेट ऑल द डीएल्स, ओके। तो मैं बोलूंगा जो हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं ना वो अभी क्लॉकवाइज करेंगे, यानी जितने भी डीएल है मैं ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐड करते जाऊंगा, लाइक दिस, क्लॉकवाइज, ओके। तो मैं बोलूंगा हमारा डीएल वेक्टर जो है ना उसका भी डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम एज व्हाट, सेम एज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये आपको आ रहा है समझ में, यानी बी और डीएल का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जब मैं टोरॉइड कॉइल को एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा तो मुझे ये समझ में आएगा, ओके, कि अगर मैं इससे ये सर्कल देखता हूं, ये डॉटेड सर्कल, और इसको साइड में बनाता हूं तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो, ये डॉटेड सर्कल है, इसके अंदर एक सॉलिड सर्कल है, और वो सॉलिड सर्कल के अंदर मुझे करंट n टाइम्स अंदर जाते हुए मिल रहा है, ओके। ये देखो मैंने आपको क्या बोला है, द करंट मस्ट पास थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द एम्पियर लूप, एम्पिरियन लूप। तो यहां पे एरिया क्या रहने वाला है, ये जो सर्कल है ना, डॉटेड सर्कल, ओके, ये जो डॉटेड सर्कल बनाया हुआ इसके अंदर जितना भी एरिया है वो एरिया में से करंट पास होना चाहिए, और एक्चुअली करंट पास भी हो रहा है। देखो हम लोग कैसे बोल रहे हैं
इट इज मूविंग लाइक दिस। तो जब वो अंदर की तरफ जा रहा है तो इट इज पासिंग थ्रू द एरिया, लेकिन वो अंदर की तरफ कितने टाइम्स जा रहा है, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ये आपको आ रहा है समझ में। तो आप यहां पे काउंट कर सकते हो, इट इज गोइंग 1 2 3 4, ऐसे करते करते एन नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रहा है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। फिर आप बोलोगे सर ये डॉट्स कंसिडर नहीं करने क्या, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। क्यों? एकदम सिंपल, ये एम्पियर लूप के बाहर है, यानी यहां से जो करंट बाहर आ रहा है, ओके, तो वो एम्पियर लूप के बाहर है, तो उसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे। ओके, हाँ, अगर एम्पियर लूप मैं इधर लेता तो फिर यहां पे कुछ अलग केस होता। यहां पे मैं बोलूंगा करंट अंदर की तरफ भी जा रहा है और करंट बाहर की तरफ भी जा रहा है, ये क्लियर है? ओके, तो ऐसे दो बार मुझे कंसिडर करना पड़ता, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारा एम्पियर लूप है उसके बाहर ये जितने भी डॉट्स है वो लाए हुए हैं, यहां तक क्लियर है? सो एनीवे, विल अप्लाई द एम्पियर्स लॉ। सो विल से द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बीडीएल या द लाइन इंटीग्रल ऑफ बीडीएल। ओके, अब अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रॉम द सेंटर अगर मैं डिस्टेंस आर कंसिडर करता हूं, ओके, तो मैं बोलूंगा जो मैग्नेटिक फील्ड रहने वाला है, ओके, एट एवरी पॉइंट ऑन द एम्पियर लूप, उसका वैल्यू क्या रहने वाला है, सेम। तो यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज गोइंग टू बी बीडीएल कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या आने वाला है, तो मैं बोलूंगा डीएल और बी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अगर सेम है तो थीटा रहेगा 0, सो इट इज गोइंग टू बी कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू कैपिटल एन टाइम्स आई, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ प्रोसेस है वो कितने बार है, इट इज एन टाइम्स। एन टाइम्स करंट अंदर की तरफ जा रहा है, देखो ऐसे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ऐसे करते करते एन टाइम्स करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए यहां पे मैंने कैपिटल एन लिखा। अब बहुत सिंपल है, जैसे मैं बोला बी का क्या है, वैल्यू कांस्टेंट है, cos 0 क्या हो जाएगा 1, आपको मिलेगा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीएल which is nothing but mu 0 ni. Now this b as it is, cyclic integral of dl will nothing but equal to, okay, it is going to be 2 pi r, यानी जितने भी dl को अगर मैं ऐड करूंगा ना, so it will be equal to the circumference of, okay, the ampere loop, और एम्पियर लूप का जो रेडियस है वो r है, तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 pi r. So this b will be equal to what, mu 0 ni अपॉन 2 pi r, ये क्लियर है? ओके, यस। अच्छा, अभी इसमें ये जो कैपिटल एन अपॉन 2 pi r है, ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्मॉल एन। आपको टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला मिलेगा, ओके। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, एज इट इज कॉपी कर लेना है, ओके। इसके बाद विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स, ओके, यस। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझा है, अगर नहीं समझा होगा तो आपने क्या करना है, ग्रुप के ऊपर आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है, यस। इक्वेशन 10.67 देखना है, बी का वैल्यू क्या बोला हुआ है, म्यू 0 इंटू कैपिटल एन इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। इसके बाद विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज, आई इरेज दिस पार्ट, ओके, विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज। तो जो पहला क्वेश्चन है, ओके, एमसीक्यूज अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ कंडक्टर हैज 3 सेगमेंट्स, 2 स्ट्रेट ऑफ लेंथ एल ईच and a semi-circular, okay, with radius r. It carries current I. What is the magnetic field at point, okay, P? So इसको कैसे, पहले तो मैं डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ पे 3 सेक्शन है, ओके, तीनों सेक्शन में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I फ्लो हो रहा है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी जो तीनों सेक्शन है ना, तो इसमें मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले डीएल एलिमेंट मार्क कर देता हूँ। सेक्शन 1 इसमें डीएल 1, सेक्शन 2 यहां पे मैं DL2 मार्क कर देता हूं, और सेक्शन 3 इधर भी मैं DL3 मार्क कर देता हूं, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि हमें यहां पे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ओके। तो पहली बात यहां पे क्या अप्लाई करेंगे, तो मैं बोलूंगा बायो-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे, ओके। बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या बोलता है, dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा ना, जो हर एक डीएल एलिमेंट है, देखो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सेगमेंट, ये सेकंड सेगमेंट है या सेकंड पार्ट आप बोल सकते हो कंडक्टर का, और ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। हर किसी का मैंने डीएल मार्क कर लिया। मैं बोलूंगा जो डीएल 1 है उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा, उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, यस।
तो मैं बोलूंगा जो DL1 है उसका जो सेंटर है वो क्या है, इट इज C। ओके, अब आपको एक बात ध्यान में रखना है, अगर आपको याद रहेगा तो हम लोगों ने कुछ वेक्टर फॉर्म ऐसा लिखा था इसका, dB इज नथिंग बट इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ओके, I वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर R अपॉन R3। यानी जो थीटा था यहाँ पे, तो वो किसके बीच में एंगल था, वेक्टर DL एंड R के बीच में। और वेक्टर DL यहाँ पे कैसा है, मैं बोलूंगा वेक्टर DL ये डायरेक्शन में, और वेक्टर R कैसा है, तो वेक्टर R इज नथिंग बट सेंटर ऑफ द एलिमेंट से गिवन पॉइंट पे अगर मैं कोई वेक्टर ड्रॉ करता हूं, ओके, दैट इज नथिंग बट वेक्टर R। तो आप बोलोगे सर पहले वाले केस में DL का भी डायरेक्शन ऐसा है और वेक्टर R का भी डायरेक्शन ऐसा है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो मैं बोलूंगा यहां पे हमारा आंसर क्या आएगा, फिर dB विल बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I DL, दोनों का डायरेक्शन सेम है, उनके बीच में एंगल क्या होगा, 0। सो कैन आई से साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, dB1, इट विल बिकम 0। यानी जो पहला पार्ट है उसके द्वारा कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट पॉइंट P पे हमें मिलेगा नहीं। कारण क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो DL वेक्टर है और R वेक्टर है उनके बीच में एंगल क्या है, 0 है, ठीक है। सिमिलरली मैं पार्ट 3 को देखूंगा। पार्ट 3 में अगर मैं कंसीडर करता हूं तो मैं बोलूंगा dB2 विल बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I DL साइन। अभी यहां पे एंगल क्या रहेगा, तो यहां पे जो DL3 है उसका डायरेक्शन क्या है, लाइक दिस, ओके। ये हमारा dB3 है, यहां पे मैंने DL1 लिखना चाहिए था, ओके, और ये अपना DL3, ये क्लियर है। मैं बोलूंगा DL3 ये डायरेक्शन में, दिस इज द सेंटर ऑफ, ओके, DL से एक सेंटर ऑफ DL से एक वेक्टर मैं पॉइंट P की तरफ बनाता हूं। तो हमारा अभी वेक्टर R कैसा है, ये डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन DL3 जो है वेक्टर, DL3 वेक्टर का डायरेक्शन कैसे देखते हो आप, तो करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके अंदर, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ DL3। तो आपका DL3 ये डायरेक्शन में, क्योंकि करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, DL3 ऐसा है और CP ऐसा है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 180। अगेन साइन 180 क्या है, इट इज 0। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट केस है वो ये वाला। अब यहां पे करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो हमारा जो DL2 वेक्टर है वो ऐसा है, और इसका सेंटर C, और यहां से अगर मैंने ये वेक्टर कंसीडर किया तो ये होगा हमारा वेक्टर R। ये दो वेक्टर को अभी मैं इरेज कर देता हूं, ये कुछ काम के लिए। अब मैं बोलूंगा जो हमारा R वेक्टर है और वेक्टर C जो है, ओके, तो सॉरी वेक्टर C नहीं, वेक्टर DL, वेक्टर DL टैंजेंशियल है और वेक्टर R जो है वो रेडियल है, तो इनके बीच में एंगल क्या रहेगा, 90। तो ऐसे केस में हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ओके, आई से dB1 एंड dB3 तो 0 हो गया, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो dB2 की वजह से आएगा। तो dB2 क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा यानी साइन 90 अपॉन R स्क्वायर, ओके। तो जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन होगा दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dB2। तो इंटीग्रेशन ऑफ dB2 यानी क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम, ओके, जो हम लोग बोलेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ I DL साइन 90 क्या हो गया, 1 अपॉन ये R की जगह पे मैं रेडियस का वैल्यू डालता हूं, तो यहां पे जो ये डिस्टेंस है वो कैपिटल R बोला है, तो आपका स्मॉल r के जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा। I अपॉन R स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा और आपके पास रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ DL, ओके। और साथ में एक और टर्म रहेगा जो मैंने यहां पे लिखा नहीं है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये बाहर आ जाएगा, ओके। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ओके, इंटू I अपॉन R स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ DL, ठीक है, यस। और इसका फाइनल आंसर फिर क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL विल बी नथिंग बट द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई इंटू R। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि आपका R कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास रहेगा आंसर म्यू 0 I अपॉन 4R, ओके। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो म्यू 0 I अपॉन 4R, यस, इट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को क्या करना है, आप लोगों ने मार्क करना है, ओके, ठीक है। तो ये हमारा पहला एमसीक्यू था। अब सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला क्या है, फिगर A, B shows 2 amperian loops associated with the conductors carrying current
द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वेक्टर v डॉट dl इन ईच केस विल बी. ओके, तो ये पार्ट जो आई होप आपको समझ में आया. इसको मैं इरेज कर देता हूं. अब देखो पहला वाला एमसीक्यू जो था इट वाज बेस्ड ऑन व्हाट, बायो-सेवर्ट्स लॉ. ओके, अभी जो दूसरा वाला एमसीक्यू है इट इज बेस्ड ऑन एम्पियर्स लॉ. ओके, तो अभी ये कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बता देता हूं. सो फर्स्ट थिंग व्हाट विल डू इज विल अंडरस्टैंड कि यहां पे दो डायग्राम दिए हुए, फिगर ए एंड फिगर बी. ओके, फिगर ए में आपका एम्पियर लूप इस तरह से दिया हुआ है. अभी आप बोलोगे सर ये डायरेक्शन क्या है, तो मैं बोलूंगा दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. तो ये क्या करंट फ्लो हो रहा है क्या एम्पियर लूप में? नहीं, ये डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग है. यानी जितने भी डीएल है मैं ऐसे ऐसे ऐड करूंगा. मैं ये डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा, मैं ये डीएल लूंगा, उसके बाद ये डीएल लूंगा, उसके बाद ये डीएल लूंगा और ऐड करते जाऊंगा. दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग. और उसमें से एक कंडक्टर फ्लो हो रहा है, वो कुछ ऐसा दिखाया हुआ है. ओके, ये आपका कंडक्टर फ्लो हो रहा है और उसमें से करंट कैसे पास हो रहा है, लाइक दिस. यानी आप ऐसे बोल सकते हो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये डायरेक्शन में हो रहा है. ओके, एनीवे, और ये आपका डायग्राम ए है और डायग्राम बी में जो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग है वो उन्होंने क्लॉकवाइज लिया है, लेकिन जो कंडक्टर है वो बाहर की तरफ लिया. ओके, तो यहां पे आपको पूछा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू टीएल क्या होने वाला है. ओके, तो मैं बोलूंगा बाय एम्पियर्स लॉ हम लोगों को ये पता है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl ओके इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, म्यू 0 इंटू आई. तो अगर मैं पहला वाला केस देखता हूं तो मैं बोलूंगा कि कंडक्टर इज एक्चुअली पासिंग थ्रू व्हाट, द एम्पियर लूप. यानी ये जो एम्पियर लूप है ना उसके अंदर से कंडक्टर जा रहा है, यानी उसने जो एरिया बाउंड किया है उसमें से कंडक्टर जा रहा है. ओके, तो वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे. ओके, प्लीज पे अटेंशन. करंट इज गोइंग इनसाइड. ओके, करंट इज गोइंग इनसाइड. अब मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करता हूं. ओके, तो हम लोगों ने ये सीखा हुआ है एम्पियर्स लॉ में कि अगर डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग ये डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको राइट हैंड रूल अप्लाई करो. अब ये राइट हैंड रूल क्या बता रहा है कि हमारा फिंगर कैसे आ रहा है बाहर की तरफ, लेकिन करंट कैसे आ रहा है या करंट उसके अंदर कैसे जा रहा है. ओके, तो वो अंदर की तरफ जा रहा है. ये देखो ये जो कंडक्टर हम लोगों ने बनाया है ना वो क्या है, पता है क्या, एम्पियर्स लूप इस तरह से और करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है अंदर की तरफ. तो अगर आपको याद होगा एम्पियर्स लॉ में हम लोगों ने एक कन्वेंशन देखा था कि अगर मैं डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग ओके यूजिंग राइट हैंड रूल यूज करता हूं तो मुझे यह पता चलेगा कि जो थंब है, थंब का जो डायरेक्शन है, अगर वो डायरेक्शन में करंट है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो उसको नेगेटिव लेते हैं. तो मैं पहले इसको ये लगाऊंगा, तो मैं बोलूंगा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ b इंटू dl विल बी इक्वल टू म्यू 0 इंटू, इसमें से कौन सा करंट जा रहा है, I, लेकिन वो अंदर की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव साइन मुझे लगाना पड़ेगा. और सेकंड वाला जो बी डायग्राम है उसमें तो ये कंडक्टर जो है वो इसमें से जा ही नहीं रहा है, तो मैं बोलूंगा b इंटू dl विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 0. ये आपको आ रहा है समझ में. इसमें बेसिकली कोई भी करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा 0. सो म्यू 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0. तो आपका पहला आंसर है माइनस म्यू 0 इंटू आई, दूसरा आंसर है 0. अब ये केस में आप किसको सिलेक्ट करोगे, ऑप्शन ए को सिलेक्ट करोगे. ठीक है, यस, ये क्लियर है आप लोगों का. ओके, उसके बाद थर्ड एमसीक्यू देखते हैं. अ प्रोटॉन एंटर्स अ परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B at origin along the positive x-axis with a velocity as shown okay in the figure, then it will follow the following path. okay, हमें यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ पाथ निकालना है. सो व्हाट विल डू इज, आप लोगों ने ये जो न्यूमेरिकल है वो देख लेना है. अगर आपको नहीं समझा होगा तो अपने ग्रुप पे पूछना है. ठीक है, ओके, तो जो थर्ड एमसीक्यू है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं. बेसिकली क्या दिया हुआ है कि ये आपका वाई एक्सिस है एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, और एक प्रोटॉन जो है ना वो यहां पे एंटर कर रहा है. तो हम लोग बोलेंगे उसकी वेलोसिटी v जो रहेगी या डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल रहेगा दैट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके, यस, ये आपका ऐसे बोल देता हूं मैं प्लस क्यू चार्ज है प्रोटॉन. ओके, या प्लस ई भी बोल सकते हो. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझो कि
इसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगा, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे दिखाया हुआ है, इट इज शोन लाइक दिस. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट मैं बोलूंगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रहा है. हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. जो डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. ओके, तो आप यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हो. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर आप यूज करोगे ये पॉइंट पे जब ये एंटर कर रहा है, सी व्हेन अ चार्ज इज मूविंग इनसाइड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. ओके, और वो जो फोर्स है इट इज गिवन बाय व्हाट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI. ओके, हमारा बी कैसा है, अंदर की तरफ है. करंट I कैसा है, ओके, तो हम लोग बोल रहे हैं चार्ज ऐसा फ्लो हो रहा है, तो करंट I का भी डायरेक्शन कैसा रहेगा, जो मिडल फिंगर बता रहा है. बी अंदर की तरफ है, करंट I ऐसा है, और थंब कहां पे, थंब इज इंडिकेटिंग फोर्स, तो थंब कैसा रहने वाला है, ऊपर की तरफ. यानी यहां पे इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा ना वो कुछ ऐसा होगा. ये क्लियर है आपको. नाउ दिस फोर्स विल एक्ट एज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ओके ये कुछ ऐसे मूव होगा लाइक दिस. ओके, तो अभी देखते हैं कि जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है. तो इट विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा अपना पाथ कंटिन्यू नहीं करेगा. अच्छा, मैं एक और बात बता देता हूं, व्हेन प्लस क्यू इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो हम लोग बोलेंगे आई का भी डायरेक्शन ऐसा रहने वाला है. ओके, एनीवे, तो ऑप्शन ए तो नहीं है, ऑप्शन बी, इट विल मूव अलोंग अ कर्व्ड पाथ बेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ये जो है ना, ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां पे क्या होना चाहिए था, ओके, बेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस. ओके, ये आपको आ रहा है समझ में, और एक्चुअली वैसा हो रहा है, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स व्हाट, पॉजिटिव वाई एक्सिस. यानी ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वाई एक्सिस को जाके मिलेगा. ये आपको आ रहा है समझ में. तो यहां पे ऑप्शन बी में आपने एक छोटा सा चेंज करना है, बेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस. ये क्लियर है. ओके, इसको आपने क्या करना है, कंसिडर करना है. ऑप्शन सी जो है उन्होंने बोला बेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव, ओके, वाई एक्सिस, ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है. एंड इट विल मूव अलोंग अ साइनसॉइडल पाथ इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं, ये चार्ज ऐसे मूव हो. यहां पे एक ही पॉसिबिलिटी है, ये इस तरह से मूव होगा. तो आपने ऑप्शन बी को क्या करना है, चेंज करना है. इट विल मूव अलोंग द कर्व्ड पाथ बेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया है, वहां पे वाई एक्सिस करना है. ओके, यस. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. A conducting thick copper rod of length 1 meter carries a current of 15 ampere, okay, and is located on the Earth's equator. The magnetic flux lines of the Earth's magnetic field are horizontal with the field of 1.3 into 10 raised to minus 4 Tesla south to north. Okay, the magnitude and the direction of the force of the rod when it is oriented so that current flows from west to east. Okay, अब मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले तो इसको समझो कि ये डायग्राम कैसे आएगा. ओके, तो इमेजिन करो ये अर्थ है, ओके, और यहां पे हम लोग इक्वेटर कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, और वो इक्वेटर है ना, मैं बोलूंगा दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट. यहां पे एक कंडक्टर रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली. ठीक है, अच्छा, यहां पे उन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो एक्सटर्नल फील्ड है, देखो ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है. ओके, और जो एक्सटर्नल फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कैसा बोला हुआ है, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ लाइक दिस. ओके, और उसका भी नेचर कैसा है, हॉरिजॉन्टल. अब मैं आपको एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूं. इमेजिन करो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है. ओके, हम लोगों ने कंडक्टर इस तरह से रखा है. तो आप पूछोगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो मैं बोलूंगा अगर ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो साउथ आपके तरफ है और नॉर्थ जो है ना वो व्हाइट बोर्ड की तरफ है. मैं हॉरिजॉन्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूं. सी इफ दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, ओके, तो साउथ मेरे पीछे है और नॉर्थ मेरे आगे. तो लाइंस कैसे बोले हुए उन्होंने, इट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो आप बोलोगे ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम मैंने ऐसे बनाया हुआ है कि हम लोग इक्वेटर पे खड़े हैं. ओके, और मैं ये डायग्राम को ऊपर से देख रहा हूं. ये आपको आ रहा है समझ में. ओके, यानी कंडक्टर ऐसा रखा हुआ है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहे हैं. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी हॉरिजॉन्टल है और कंडक्टर भी हॉरिजॉन्टल है. ओके, यस, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइंग इन दिस प्लेन, और मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे ये डायग्राम दिख रहा है. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, यस. तो आपको क्या पूछा है,
द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ओके दैट विल एक्ट ऑन द रॉड विल बी. तो एकदम सिंपल है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ILB sin थीटा. ओके, लेकिन हम लोग बोलेंगे जो लेंथ वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है, ओके अब लेंथ वेक्टर यानी क्या रहने वाला है, तो जो डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो हमारा लेंथ वेक्टर ये डायरेक्शन में हो गया और मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में हो गया. यानी लेंथ वेक्टर जो है ना वो x डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इट इज इन z डायरेक्शन. ये क्लियर है क्या? ये देखो ये जो है ना ये ऐसा रखा हुआ है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट मैं बोलूंगा इनके बीच में एंगल क्या रहेगा 90, तो ये हो जाएगा आपका sin 90. ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वैल्यू निकाल लेते हैं. तो I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इट इज 15. लेंथ कितना बोला हुआ है 1. ओके, और ये कितना बोला हुआ है, इट इज 1.3 इंटू 10⁻⁻4. ओके, यस, इंटू 1. तो ये आपका आंसर कितना आएगा, दिस गोइंग टू बी ओके 15 इंटू 1.3. यानी इसका आंसर आएगा आपका 15 10 150, 15 3 45, 195. यानी दिस गोइंग टू बी 1.95 ओके या 19.5 सॉरी इंटू 10⁻⁻4 ओके न्यूटन. अब 19.5 तो नहीं दिया हुआ, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 20 दिया हुआ, तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे 20 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन. अब क्वेश्चन ये है सर इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी में से ही कुछ तो भी रहने वाला है, ये तो क्लियर हो गया हमें. अब डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, FBI फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड. ओके, तो मैं बोलूंगा कि मैंने अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा बोला है, साउथ टू नॉर्थ हॉरिजॉन्टली है, तो FBI. बी कैसा है मेरा, लाइक दिस. और जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट. तो मेरा थंब क्या है, थंब इज इंडिकेटिंग फोर्स. यानी फोर्स कैसा एक्ट होगा, ऊपर की तरफ. यानी जो रॉड है ना ओके उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. तो यहां पे हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे. ओके, यस, सो विल सिलेक्ट ऑप्शन डी. ठीक है, यस. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. अ चार्ज पार्टिकल इज in motion having initial velocity v. When it enters into a region of uniform magnetic field perpendicular to v, because of the magnetic force the kinetic energy of the particle will remain. Okay, तो kinetic energy पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये अभी सेम जो ये डायग्राम है ना इसको भी यूज कर सकते हैं. तो एक चार्ज है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एंटर हो रहा है. अब जब ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एंटर होगा ना तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स. इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, Q इंटू V इंटू P ओके यस इज इक्वल टू वॉट, mv स्क्वायर बाय r. r यानी क्या, तो जो r किए ट्रैवल करेगा उसका रेडियस, एकदम सिंपल. तो अभी आप यहां पे ध्यान से सुनना है. ओके, कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी वॉट, v कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी Q इंटू P इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू वॉट, m इंटू V. ओके, अब आपको एक बात बता देता हूं मैं कि ये पूरे प्रोसेस में V से Q का वैल्यू कांस्टेंट है, B का वैल्यू कांस्टेंट है एंड इट परफॉर्म्स व्हाट, अ प्रॉपर सर्कुलर मोशन. तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे रेडियस R भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. जब रेडियस R कांस्टेंट है तो मैं बोलूंगा इसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, और यदि मोमेंटम कांस्टेंट है तो मैं बोलूंगा ये जो पार्टिकल है इसका मास भी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं इट इज कांस्टेंट, इट्स वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, एंड इफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट वी से द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड. ओके, तो यहां पे आपने कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ऑप्शन ए को. ज्यादा क्लियर है. ओके, सो व्हाट आई डू इज आई इरेज दिस पार्ट. ओके, अभी सम नंबर सेकंड पे जाते हैं. अ पीस ऑफ स्ट्रेट वायर हैज मास 20 ग्राम एंड लेंथ 1 मीटर. इफ नाउ इट इज टू बी levitated using a current of 1 ampere flowing through it and a perpendicular magnetic field B in horizontal direction, what must be the magnetic, या what must be the value of magnetic field. okay, तो पहली बात ऐसे समझ लो कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है L. इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. दिस इज द वैल्यू ऑफ द, या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ओके, और क्या बोला हुआ है वो भी मैं बताता हूं. इसको हम लोगों ने ओके हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है. यानी ये जो हम लोग बोलेंगे लेट अस से दिस इज द कंडक्टर, सो इट इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइक दिस. ओके, यस,
तो ये कंडक्टर को आप ऐसे भी दिखा सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, ओके। और उसको हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। अभी ये थोड़ी देर पहले ही केस देखा था, जैसे हम लोगों ने कंडक्टर वेस्ट टू ईस्ट रखा हुआ था और मैग्नेटिक फील्ड जो था वो कैसा था, फ्रॉम ओके साउथ टू नॉर्थ। सेम केस है, ओके। और ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा जो उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, एंड दैट फोर्स इज व्हाट, F इज इक्वल टू I इंटू एल इंटू टी, ओके। एंगल थीटा जो है L और B के बीच में वो क्या है, इट इज 90। तो सिंपली मैं इतना लिख देता हूं, साइन 90 और ये सब लिखता नहीं, ये क्लियर है। साइन 91 होगा, आपको यही मिलेगा I इंटू एल इंटू बी। बट दिस फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, ये आपको ध्यान में रखना है। उसको अगर लेविटेट करना है, दिस फोर्स मस्ट बी मिनिमम इक्वल टू वॉट, द वेट, यानी m इंटू जी। तो ये हो जाएगा I इंटू एल इंटू बी, ओके। अब क्वेश्चन यही है कि व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। हमको बोला है मास कितना दिया हुआ है, m इज गिवन एज 20 ग्राम, ओके। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे गिवन m इज इक्वल टू 20 ग्राम, विच इज नथिंग बट 20 इंटू 10⁻³ kg। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट 0.02 kg। तो ये आपका आ गया 0.02 इंटू 9.8। करंट I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, करंट I का जो वैल्यू है इट इज गिवन एज 1 एम्पियर, ओके। सो दिस इज 1। और आपको ये बोला हुआ है कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर इज गिवन एज 1 मीटर, या लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर, ओके। सो एनीवे इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको B का जो वैल्यू मिलेगा 9.8 इंटू 2 यानी हो जाता है 19.6, या 98 2 196 फॉलोड बाय ओके 3 डेसिमल, यानी हो जाएगा 0.196 टेस्ला, ओके। देखो एक बात मैं बता देता हूं, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे जो आंसर्स दिए हुए ना वो गलत दिए हुए, बहुत सारे, ओके। तो अभी जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे जो मैं आंसर्स बोर्ड पे लिख रहा हूं, ओके, आप लोगों ने क्या करना है उसको रेफर करना है, ओके। यस, तो ये क्या करना है आप लोगों ने नोट कर लेना है, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2, ओके। यस, ये खत्म करने के बाद विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 5 एम्पियर, ओके। अब देखो ये भी जो सम है बहुत सिंपल है, मैं बोलूंगा यहां पे I का वैल्यू इज गिवन एज 5 एम्पियर, ओके। जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर उसको मैं A बोल देता हूं, ओके। आप उसको D R कुछ भी बोल सकते हो, मैं उसको स्मॉल a बोल रहा हूं, ओके। और उसका जो वैल्यू इट इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर यानी हो जाता है 0.02 मीटर, ओके। और आपको क्या पूछा हुआ है, what is the value of the magnetic field, okay, yes। तो for a straight conductor at a given point P, the value of magnetic field B is given by what, mu 0 I upon 2 pi A, okay। ये फॉर्मूला है। अभी आप पूछोगे ये फॉर्मूला कहां पे है, okay। so what you can do is you can go to page number 240 पे चेक करना है, इक्वेशन 10.38। B का वैल्यू क्या है, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R, ओके। मैंने 2 पाई A बोला है, चाहिए तो मैं यहां पे उसको R लिख देता हूं और इधर भी फिर लिख देता हूं कि जो डिस्टेंस है R उसका वैल्यू कितना है 0.02 मीटर, ओके। अभी हम लोगों ने स्कूल में उसको A सीखा था, इसलिए मेरे ध्यान में वो था तो मैंने उसको A लिखा, स्मॉल ए। एनीवे आप उसको A बोलो या कैपिटल R बोलो, फॉर्मूला वही रहेगा म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R, ओके। म्यू 0 का वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू I का वैल्यू कितना है 5, 2 पाई इंटू R का वैल्यू कितना है, इट इज 0.02। सो कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 2 सा, ओके, एंड 0.02 1 सा, एंड दिस इज गोइंग टू बी 100 सा, ओके। 100 इंटू 10⁻⁷ वो हो जाएगा 10⁻⁵, तो आपका आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ओके। अगेन आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है वो गलत दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक का जो आंसर है दे हैव गिवन इट एज, आई थिंक यस, दे हैव गिवन इट एज 2.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। यस, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड मैंने यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व किया हुआ है। इसके बाद विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो ये पार्ट में इरेज कर देता हूं, ओके। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ
3 इंटू 10⁻², ओके, यहां पे उन्होंने -7 दिया है, वो +7 होना चाहिए। सो एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ओके। और यहां पे सेकेंड क्या दिया हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड जो है जिसके अंदर वो मूव कर रहा है, दैट इज गिवन एज 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। उसके बाद ऐसा बोला हुआ है कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ, उन्होंने रेडियम बोला हुआ, इट इज रेडियस ऑफ द पाथ, एंड व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड द एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बताऊंगा नहीं ये कैसे सॉल्व करना है, मैं इसको इसका सिर्फ स्ट्रक्चर आपको बना के देता हूं। सॉल्व आप लोगों ने करना है, लॉग कैलकुलेशन आप लोगों ने करना है, और मुझे आंसर बताना है क्या आ रहा है, ठीक है, यस। तो एक और बात है कि अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी इसका पूरा स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं। सो इनिशियली आपको ये ध्यान में रखना है कि मैंने चार्ज इज मूविंग, ओके, वी से द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय व्हाट, Q इंटू V इंटू B, ओके, साइन थीटा। हालांकि यहां पे ऐसा बोला हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में एंगल क्या है, सो इट इज गिवन एज व्हाट, 90 डिग्री। उन्होंने बोला है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो ये हो जाएगा थीटा इज व्हाट, 90। तो साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 या साइन थीटा इज गोइंग टू बी व्हाट, 1। सो ऐसे केस में यहां पे क्या रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी Q इंटू V इंटू B, ओके। नाउ दिस Q इंटू V इंटू B, दिस फोर्स इज गोइंग टू एक्ट एज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r, ओके। तो इसमें हम लोग बोलेंगे ये V कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ओके, R इज नथिंग बट इक्वल टू m इंटू V अपॉन Q इंटू B, ठीक है, यस। अब इसको आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लेना है, ओके, तो वो आपको दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी टेकन एज 9 इंटू 10⁻31 इंटू, ओके, द वेलोसिटी इज गिवन एज 3 इंटू 10⁻7 अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻90, और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज गिवन एज व्हाट, 6 इंटू 10⁻4 टेस्ला, ओके। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ओके, तो यहां पे जो आपको आंसर आएगा, ओके, दैट विल कम एज, दिस इज गोइंग टू बी 16 6 96 एंड 9.6, इसको मैंने 27 लिख दिया यहां पे, ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, सो 10⁻−19 -4 है, 10⁻23 हो गया, ओके। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻+23 एंड -31, ओके, +7। तो एक काम करते हैं, ये 10⁻7 यहाँ पे मैं +7 कर देता हूँ, एंड -31 इस तरह से लिख देता हूँ, ओके। सो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल कम एज, ओके, 23 + 7 30, 13 - 31 यानी 10⁻1, तो ये 10⁻1 इंटू 27 यानी हो जाएगा 2.7 अपॉन 9.6। इसका आंसर आएगा आपका 0.281 समथिंग मीटर, ओके। इसको सॉल्व करके देखो आप, यस। तो ये आपका रेडियस आ जाएगा, ओके। तो अभी एक पार्ट तो मैंने इसका सॉल्व करके दिया हुआ है। अब सेकंड क्या पूछा है उन्होंने, आपको रेडियस निकालना है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी। एकदम सिंपल है, फ्रीक्वेंसी तो जो वेलोसिटी रहेगा, वी नो दैट फॉर अ सर्कुलर मोशन, ओके, द वेलोसिटी v इज नथिंग बट इक्वल टू r इंटू ओमेगा, दैट इज r इंटू, ओके, ओमेगा को 2πn लिख देता हूं। इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा n विल बी नथिंग बट इक्वल टू v अपॉन 2πr, ओके। v का वैल्यू कितना अपना 3 इंटू 10⁻7, ओके। उसके बाद आपका जो 2π है उसको हम लोग 6.28 लिखते थे, और जो रेडियस है दैट इज व्हाट 0.281, ओके। इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके मैंने कुछ कैलकुलेशंस करके रखे हुए, ओके। तो यहां पे आपको पता चलेगा कि जो आपका n का वैल्यू आएगा, ओके, n का वैल्यू इट विल कम एज, ओके, अप्रोक्सीमेटली 17 के आसपास आएगा, ओके। 17 इंटू 10⁻6 16.97 ऐसा कुछ तो भी आता है, ओके। वो जो आंसर है वो मैंने लॉग कैलकुलेशन से सॉल्व किया, बट आप लोगों ने एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि ये आंसर कितना आएगा आपका, ओके। मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज कमिंग एज 16.97 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, या फिर आप इसको 16.97 मेगाहर्ट्ज भी बोल सकते हो। ये क्लियर है, ओके, यस। अच्छा, अभी इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, व्हाट विल बी इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, यस। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एनर्जी जो है वो आप कैसे निकालोगे,
तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर. आपको सिंपली उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना. ओके, दैट इज गोइंग टू बी हाफ इंटू ओके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है तो वो हम लोगों ने क्या लेना है, इट इज 9 इंटू 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर. तो वी आपका कितना दिया हुआ है, वी इज गिवन एज 3 इंटू 10⁻⁷. इसका स्क्वायर हो जाएगा. ओके, सो दिस गोइंग टू बी हाफ into 9 into 10⁻³ into this is going to be 9 into 10⁻14. Okay, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं. therefore kinetic energy will be equal to what? Okay, 9 9s are 81 upon 2 into 10⁻³ into 10⁻14. Okay, that is going to be 10⁻⁻17. Okay, next 10⁻³ जो था उसको 10⁻14 क्या कर देगा, ओके कैंसिल करेगा और आपको यहां पे बचेगा कितना, सो इट विल बी 10⁻⁻17. यहां तक क्लियर है. ओके, अब इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि सर आपको एनर्जी जो है, ये एनर्जी जो आंसर आएगा वो किस में रहेगा, दिस विल बी इन जूल. ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, तो आपका ये जो आंसर आ रहा है दिस इज 40.5 इंटू 10⁻17 जूल. इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, ओके इसको आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए एकदम सिंपल है, यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19. अब इसका पीछे लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल है. देखो व्हाट वी से इज कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is nothing but 1.6 into 10⁻⁻90 जूल. यदि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 into 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसको जब आप ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जूल में मिलेगा. ठीक है, अगर आपको इसका रिवर्स रिलेशन चाहिए तो मैं ऐसा बोलूंगा 1 जूल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 into 10⁻⁻90. तो जब आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको बेसिकली क्या करना है, जो भी आपका वैल्यू है उसको 1.6 into 10⁻⁻19 से डिवाइड करना है. मैं वही कर रहा हूं. तो यहां पे जो 40.5 है इसको मैं 405 लिख देता हूं अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻19 क्या हो जाएगा, +19. सो +19 -17, इन्हें बचेगा कितना, 10⁻². और यहाँ पे 16 वॉट्स, सो विल से 16 2s 32 बराबर है. ओके, इसके बाद हम लोग बोलेंगे 16 2s 32, रिमाइंडर कितना है हमारा, ओके इट इज 8. ओके, 16 5s 80. ओके, रिमाइंडर कितना है 5, सो विल टेक 25 पॉइंट. ओके, अब यहाँ पे 5 का 50 हो जाएगा, 16 3s 48 एंड 16 1s. यानी आपका जो आंसर आ रहा है दैट विल कम एज 25.31 इंटू 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2.531 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यू कैन से जो आपका काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 2.531 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, यस. तो हमारा एक आंसर जो है ना वो मैच नहीं हो रहा है टेक्स्ट बुक से. हमारा जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है n, दैट इज कमिंग एज व्हाट, 16.97 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज. ओके, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो 16.97 मेगाहर्ट्ज के आसपास आ रहा है. टेक्स्ट बुक में जो दिया है उन्होंने 18.7 मेगाहर्ट्ज दिया है. ओके, उसको एक बार बस आप लोगों ने क्या करना है, क्रॉस चेक कर लेना है. ठीक है, यस, ये पार्ट आप लोगों ने क्या कर लेना है, अच्छे से कॉपी कर लेना है. ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एन अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस. ओके, इज एक्सीलरेटेड एंड इट मूव्स इन वैक्यूम ट्यूब विद अ काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट and it passes through a uniform field of 1.88 Tesla and traces a circular path. Obtain the mass of alpha particle. Okay, ये जो है exactly जो इक्वेशंस हम लोगों ने यहां पे यूज किए ना, ओके सेम इक्वेशंस आप लोगों ने यूज करने हैं एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, पहले तो ये जो पार्ट है वो आप लोगों ने लिख लेना है. ओके, इसको इरेज कर देता हूं मैं. और जो भी कैलकुलेशंस आपको करना है वो लॉग टेबल से करना है. ओके, यस, यूजिंग लॉग टेबल. तो अभी मैं पूरा डिटेल में कैलकुलेशंस नहीं बता रहा हूं. ओके, आई होप आप लोगों को लॉग टेबल यूज करने आता है. इनकेस अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझा, ओके,
तो आप मुझे ग्रुप पे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन ओके ग्रुप के ऊपर विद लॉग कैलकुलेशन दे दूंगा. ओके यस. एनीवे, सो क्वेश्चन नंबर 5, एन अल्फा पार्टिकल ओके इज एक्सीलरेटेड एंड मूव्स इन अ वैक्यूम विद काइनेटिक एनर्जी. तो यहां पे पहले से उन्होंने काइनेटिक एनर्जी देके रखा है. काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज व्हाट? इट इज गिवन एज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके यस. इसको आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? जूल. तो कैसे करोगे? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट 10 into 10 raised to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, that is 10 raised to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which is nothing but 10 raised to 7 into 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है? It is 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल. यानी आपका आंसर आएगा 1.6 into 10 raised to minus 12 जूल. ज्यादा क्लियर है? अब आपको क्या बोला हुआ है? इट पासेस थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओके ऑफ वैल्यू 1.88 टेस्ला. ओके, and the radius is given as 24.6 centimeter, that is 0.246 meter. ये आपको आ रहा है समझ में? डिवाइडेड बाय 100. ऑब्टेन द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. ओके यस. अब आपको एक बात तो ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले व्हाट इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज. इट इज इक्वल टू 2e, दैट इज प्लस 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम. ये हो जाएगा आपका 3.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम. ठीक है, आपको पूरा समरी बना के दे रहा हूं ये सम का. ऑब्टेन द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल. ठीक है यस. तो अगेन आप यहां पे कैसे जाओगे आगे? आपको मास निकालना है. ओके, सो व्हाट विल डू इज, मैं ये साइड को थोड़ा इरेज कर देता हूं. तो बेसिकली अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको हमेशा वो एक बेसिक इक्वेशन ध्यान में रखना है कि जो भी when a charge enters an external magnetic field, when a moving charge enters an external magnetic field, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है, it is Q into V into B. ओके यस, Q into V into B sin थीटा. लेकिन यहां पे क्या बोला हुआ है? ओके, सो दे हैव सेड कि इट पासेस थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके, और हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि इट एंटर्स विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ओके, ये आपका बेसिक एजम्पशन होने वाला है. ओके, और इसका कारण ये है, हम लोग बोलेंगे कि वी आर एज्यूमिंग इट इज व्हाट? इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर. ओके, तो पार्टिकल एक्सेलरेटर में हम लोग बोलते हैं V और B के बीच में जो एंगल रहता है, ओके 99% कितना रहता है? इट इज 90 डिग्री. सो QVB sin 90. ओके, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? mv स्क्वायर बाय r. ओके यस. नाउ क्वेश्चन इज कि हमें यहां पे क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. ओके, ये आपको निकालना है. तो इसको अगर कुछ रीअरेंज करते हैं ओके, तो आप क्या बोलोगे? सर अगर हम लोगों को मास निकालना है तो हमको एक इक्वेशन ऐसा मिल सकता है, m इज इक्वल टू व्हाट? q इंटू v इंटू b इंटू r अपॉन v स्क्वायर. बट मैं आपको बोलूंगा ये इक्वेशन हम लोगों के कुछ काम का नहीं है. क्यों? तो यहां पे हमारे पास वेलोसिटी नहीं है. ओके यस, तो इसको फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? व्हाट विल डू इज एकदम सिंपल है. ओके, ये इक्वेशन को पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूं. ओके, ये v कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया. ओके, आपको क्या मिलेगा? q इंटू बी इंटू आर इज इक्वल टू वॉट? mv. ये क्लियर है? ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग. नाउ सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे यहां पे? ओके, इसको मैं बोल देता हूं दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1. दे आर गिवन अस द काइनेटिक एनर्जी k. उसका वैल्यू हमें पता है कितना है? इट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12 जूल. काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? हाफ mv स्क्वायर. सो बेस्ड ऑन दैट हम लोग क्या बोलेंगे? ओके, काइनेटिक एनर्जी का जो भी वैल्यू है वो फिलहाल साइड में ये करते हैं. उसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, हाफ mv स्क्वायर को मैं ऐसा लिख देता हूं, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m. यानी यहां पे न्यूमरेटर को m से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को m से मल्टीप्लाई किया. ओके यस, सो कैन आई से व्हाट विल गेट इज, ये जो 2m है वो काइनेटिक एनर्जी को मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट? m स्क्वायर v स्क्वायर. अब m स्क्वायर v स्क्वायर क्या है? बेसिकली इट इज नथिंग बट इक्वल टू, इफ mv इज इक्वल टू qbr, कैन आई से m स्क्वायर v स्क्वायर क्या हो जाएगा? q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर. तो यहां पे मैं ऐसा लिख देता हूं, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर. ये क्लियर है? ओके यस. अब इसको मैं ये साइड पे इक्वेशन में ऐसा लिख देता हूं, ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी
will be equal to q square b square r square. Okay, therefore m will be equal to what? q square b square r square upon twice kinetic energy. ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? सो पहली बात हमें ये समझनी है कि आपको यहां पे क्या दिया हुआ है. दे हैव गिवन अस कि आपको मास ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना है. तो अभी अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियस में. तो आप बोलोगे सर हीलियम न्यूक्लियस में ओके जो मेन न्यूक्लियस होता है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं. ओके तो सर हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस पता है, तो डायरेक्टली हम लोग इंटू 4 नहीं कर सकते क्या? क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का अप्रोक्सीमेटली मास क्या रहता है? सेम है. ओके तो अगर मास ऑफ प्रोटॉन को इंटू 4 कर दिया मैंने तो वैसा नहीं चलेगा क्या? तो हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग को यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है कि जो गिवन रिलेशन है उससे हम लोग क्या करें, आंसर निकालें. ओके एनीवे सो यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके तो क्यू स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 3.2 इंटू 10⁻², ओके माइनस 19 का स्क्वायर हो जाएगा. जो आपका b है, b का वैल्यू कितना है 1.88, उसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा. ओके r स्क्वायर, आपका r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.246, उसका भी आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा. अपॉन ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना निकला है हमारा? ओके सो काइनेटिक एनर्जी इज 1.6 इंटू 10⁻², उसका भी आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा. ठीक है, एनीवे ये जो पूरा पार्ट है ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर क्या आता है वो मुझे बताना है. ठीक है, यस एंड यूज लॉग टेबल ओवर हियर. ओके तो ये था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 5. ये सम मैंने आपको प्रॉपर्ली डिस्कस करके बताया हुआ है. ओके बट दिस सम का जो फाइनल आंसर है वो आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व इट एज होमवर्क. ओके यस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6. ओके यस, ये पार्ट चाहिए तो आप लोग कॉपी कर सकते हो. ओके मैं ये पार्ट क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ. तो मैंने ये अभी पूरा साइड क्लियर कर दिया. ठीक है, अच्छा जो लास्ट में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था वहां पे एक छोटा सा करेक्शन है. ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी मैंने यहाँ पे स्क्वायर डाला हुआ, ये स्क्वायर नहीं आएगा. पर इसको आप जब प्रॉपर्ली सॉल्व करते हो ना तो इसका जो आपका आंसर आता है इट कम्स एज 6.844 इंटू 10⁻27 kg, या फिर कुछ लोगों का 6.845 भी आ सकता है. ओके इंटू 10⁻27 kg. ये कब आएगा, जब आप लॉग कैलकुलेशन यूज कर रहे हो. आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया इट इज गिवन एज 6.62 इंटू 10⁻27 kg. ओके तो अगेन यहाँ पे हमारा आंसर और टेक्स्ट बुक का आंसर क्या हो रहा है, ओके डिफर हो रहा है. टेक्स्ट बुक में काफी सारे आंसर जो है उसमें उन्होंने मिस्टेक किया हुआ है. ओके यस, एनीवे विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. ओके क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है 2 वायर्स एज शोन इन द फिगर आर कनेक्टेड इन सीरीज, और दोनों में से क्या है 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. ओके तो बेसिकली डायग्राम बना लेते हैं हम लोग इसका. ये पहली वायर है और ये दूसरी वायर है. दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है ओके वो सेम हो रहा है, बस जो करंट है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है, और ये जो दोनों वायर है ना वो सीरीज कनेक्शन में, यानी कहां ना कहां ऐसे ऊपर से शायद जुड़ी होगी वो वायर्स. तो ये सेम करंट फ्लो हो रहा है इसमें, लेकिन वो आपको टेक्स्ट बुक के डायग्राम में दिखाएंगे तो हम लोग भी दिखाएंगे नहीं यहाँ पे. ओके तो ये करंट ऐसे मूव होके यहां से यहां फ्लो हो रहा है. ये पॉइंट आपका ए दिया हुआ है, ये पॉइंट आपका बी दिया हुआ है. ठीक है, और आपको क्या बोला हुआ है यहाँ पे, ओके द लेंथ ऑफ ए बी इज एस विच इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. तो मैं लेंथ ऑफ ए बी जो है इट इज गिवन एज 22 सेंटीमीटर विच इज 0.22 मीटर. ओके इसके बाद क्या दिया हुआ है नेक्स्ट पार्ट, दे हैव टोल्ड करंट आई का जो वैल्यू है ओके दोनों में से सेम फ्लो हो रहा है, दैट इज 10 एम्पियर. नेक्स्ट आपको ऐसा बोला हुआ है द सेपरेशन बिटवीन 2 वायर्स इज 8 mm. ये वाला जो डिस्टेंस है वो 8 mm है, तो उसको मैं बोल देता हूं स्मॉल डी. स्मॉल डी इज 8 mm. यू कैन से इट इज 8 इंटू 10⁻³ मीटर. ओके जब क्वेश्चन ये आता है ऑब्टेन द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन वायर 2 ऑन द सेक्शन ए बी ऑफ वायर 1. ओके यस, देखो अभी हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ऑब्टेन द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन वायर 2. वायर 2 द्वारा जो करंट फ्लो हो रहा है, या वायर 2 में जो करंट फ्लो हो रहा है, ओके दिस इज योर सेकंड वायर, दिस इज फर्स्ट वायर. तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा. सबसे पहले राइट हैंड रूल लगाएंगे, तो थंब नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो हम लोग बोले कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो कैसा रहेगा, सो इट विल गो इनसाइड ओके
द प्लेन ऑफ वायर 1। तो जब वो अंदर की तरफ जा रहा है तो मुझे उसका टेल दिखेगा। ओके यस, और इसको मैं कुछ इस तरह से बना देता हूं। ये आपका क्या होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी V2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ओके द करंट दैट इज फ्लोइंग इन सेकंड वायर, उसको मैं बोलता हूं B2। और वो किस में से दिखा रहा हूं मैं, फर्स्ट वायर में से भी दिखा रहा हूं। ओके अच्छा, अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर ओके B2 विल बी इक्वल टू व्हाट, μ0 into I2 अपॉन 2 पाई। ओके 2 पाई R बोल सकते हो या फिर 2 पाई D बोल सकते हो। ओके मैं 2 पाई D बोल देता हूं। ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले। ओके यस, सो ये हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू -7 इंटू I2 का वैल्यू और I1 का वैल्यू सेम है, दैट इज इक्वल टू व्हाट 10 एम्पियर अपॉन दिस गोइंग टू बी 2 पाई इंटू आपका जो D का वैल्यू इट इज गिवन एज 8 इंटू 10 रेज़ टू -3। ओके अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका दिस गोइंग टू बी 2, सो दिस बिकम्स व्हाट 20 इंटू 10 रेज़ टू -7 जो है। ओके यस, 10 रेज़ टू -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू -4 and this is going to be what upon 8, so 20 upon 8, or 20 upon 8 is nothing but it is 2.5 into 10 raised to -4 Tesla। okay yes, तो आपका जो पहला आंसर आएगा that will come as 2.5 into 10 raised to -4 Tesla। अच्छा अभी नेक्स्ट क्या पूछा था उन्होंने, also obtain the magnitude and the direction of the force on wire 1। वायर 1 पे कैसा फोर्स एक्ट होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। अच्छा वायर 1 का कौन सा सेक्शन कंसीडर करना है हम लोगों को, ओके तो हम लोगों को AB सेक्शन कंसीडर करना है। ओके और लेंथ ऑफ AB कितना दिया हुआ, इट इज गिवन एज 22 सेंटीमीटर। ओके तो वो केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ओके जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल स्विच ऑफ द AC, आवाज कर रहा है। ओके तो आपको भी यहां पे क्या पूछा है कि जो फोर्स दैट विल एक्ट ऑन वायर 1 वो क्या रहेगा। ओके तो हम लोग उसको कैसे बोलेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ओके यस ऑफ द या ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर सेकंड। ओके तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ओके उसके अंदर हम लोग कंडक्टर 1 रख रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या फोर्स एक्ट होगा, सो दैट विल बी गिवन बाय व्हाट, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर फर्स्ट दैट इज गोइंग टू बी I1 बराबर इनटू द लेंथ ऑफ कंडक्टर फर्स्ट, तो उसको हम लोग LAB ले लेंगे, फिलहाल मैं सिर्फ उसको L लिखता हूं। ओके इनटू हम लोग बोलेंगे कि यहां पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड कंडक्टर है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट B2। ओके और L और B के बीच में जो एंगल रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 90। ओके तो यहां पे sin 90 आ जाएगा, वो sin 91 होने वाला। अभी आप पूछोगे जो करंट है तो उसमें लेंथ वेक्टर ऊपर की तरफ रहेगा A से लेके B तक, तो वो y डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो z डायरेक्शन है, तो y और z के बीच में एंगल कितना रहता है 90। आई होप ये क्लियर है आपको। बस अभी वैल्यू डाल देते हैं, I1 का वैल्यू कितना है, सो I1 अगेन इट इज 10 एम्पियर, I1 एंड I2 सेम ही है दोनों इसमें। लेंथ जो है चाहिए तो आप यहां पे लिख सकते हो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I विच इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ओके लेंथ L जो है तो वो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज 0.22 मीटर इंटू B का वैल्यू कितना है, इट इज 2.5 इंटू 10 रेज़ टू -4, तो ये आपका हो जाएगा 2.2 इंटू 2.5, दैट इज आपका F12 का जो आंसर आएगा, सो 2.5 2 जा 5 एंड प्लस 0.5 दैट इज गोइंग टू बी 5.5 इंटू 10 रेज़ टू -4 न्यूटन। ओके एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ओके यहां पे पहली बात तो जो आपका आंसर दिया हुआ उन्होंने केजी में दिया हुआ है विच इज टोटली रॉन्ग। आपका आंसर क्या आएगा, इट विल कम एज 5.5 इंटू
ओके, हमारा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग एज 5.5 इंटू 10 रेज टू -4, और आपका जो टेक्स्ट बुक में आंसर है ओके इट इज कमिंग एज व्हाट, सो 2.75 इंटू 10 रेज टू -4 kg। ओके, ये भी क्या है, ये एक गलती है। अगेन मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट जितने भी आपको आंसर्स दिए हुए टेक्स्ट बुक में उसमें सब में एरर है, तो आपका आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन ये रहेगा कि इनके बीच में जो फोर्स रहने वाला है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा। ओके, तो इसके लिए एकदम सिंपल लॉजिक लगाना है। हम लोगों ने सीखा हुआ है कि व्हेन द करंट्स आर अनलाइक, ओके, तो यहां पे जो जनरेट होगा फोर्स ओके वो रिपल्सिव फोर्स रहेगा। कैसे, तो एकदम सिंपल है। लेट अस यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई, बी अंदर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स कैसा आ रहा है, इट इज एक्टिंग ऑन द लेफ्ट। ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या तो क्लियर है? ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a very long straight wire carries a current 5.2 ampere. What is the magnitude of magnetic field at distance 3.1 centimeter? यानी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, I का वैल्यू दिया हुआ है, आपको D का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, सो I का वैल्यू 5.2 है और D का वैल्यू 3.1 है। ओके, यस, म्यू जीरो का भी वैल्यू दिया हुआ है, ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। ओके, सो आप लोगों को अभी तक मैंने लिटरली सिर्फ एक ही सम दिया हुआ है, क्योंकि जो मैं आपको 2 सम होमवर्क के लिए देने वाला था वो पूरे सॉल्व करके दिए मैंने। सो क्वेश्चन 7 जो है वो पूरी तरह ओके आप लोगों ने डायरेक्टली ये फॉर्मूलेस में वैल्यू डालने, यू विल गेट द आंसर। ओके, अगेन उसका भी जो आंसर है मैं आपको पहले से ही बता के रख रहा हूं। ओके, वो 8.35 जो है वो गलत दिया हुआ है। ओके, यस, वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है और क्या आंसर आ रहा है वो मुझे बताना है। ओके, इट विल कम अबाउट समथिंग 5.35 या ऐसा कुछ आंसर आएगा। ओके, जो भी आंसर आता है वो आप लोगों ने मुझे बताना है। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्वेश्चन नंबर 7 का भी जो उन्होंने बुक में आंसर दिया वो गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 8, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर होमवर्क। We'll start with question number 8 now. Current of equal magnitude flows through 2 long parallel wires, okay, having separation of 1.35 centimeter. If force per unit length on each wire is 4.76 into 10 raised to minus 2 Newton, what must be the value of I? Okay. ये बात को मैं इरेज कर देता हूं। So basically 2 parallel wires having separation of 1.35 सेंटीमीटर, यानी आप ऐसे बोल सकते हो D का वैल्यू इज 1.35 सेंटीमीटर। ओके, करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स ओके फ्लो थ्रू द वायर। ओके, अच्छा वो कौन से डायरेक्शन में करंट वो बोला नहीं है, हम लोग एज्यूम करेंगे लेट अस से करंट सेम डायरेक्शन में, यानी लाइन करंट से, तो इनके बीच में क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ओके, यस, और वो कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 4.76 into 10 raised to minus 2 न्यूटन। ओके, नाउ ये निकालने के लिए मैं आपको बोलूंगा गो ऑन पेज नंबर 241, equation 10.46. Please see force acting per unit length. It is given by the formula mu 0 upon 2 pi I1 I2 upon D. ओके, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, रेफर करना है। ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने यूज किया था। ओके, यस, बस ये जो एल था वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये ध्यान में रखो, और उसको हम लोगों ने ILB के टर्म्स में किया था यूज। ओके, एनीवे, तो यहां पे अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान में रखना है कि I1 और I2 का दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। ये हो जाएगा आपका म्यू 0 अपॉन 2 पाई। ओके, एफ अपॉन एल को मैं स्मॉल एफ बोल देता हूं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ओके, I1 इंटू I2 जो है ना, ओके, तो ये दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए ये बन जाएगा I स्क्वायर अपॉन डी। ओके, अच्छा अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, एक बार ये न्यूमेरिकल देख लेता हूं मैं। ओके, यस, सो विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, कितना दिया हुआ है 4.76 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई। म्यू 0 का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 अपॉन 2 पाई। ओके,
इनटू हम लोग बोलेंगे यहां पे आपका आई स्क्वायर एज इट इज रहेगा और जो डी का वैल्यू है, डी का वैल्यू बन जाएगा 1.35 इंटू 10⁻²। ओके, ये हो जाएगा 1.35 इंटू 10⁻²। ओके, इसको रीअरेंज करके आपको क्या मिलेगा, आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहां पे सिर्फ 2 बाकी रहेगा। ओके, यस, एंड यू कैन से दिस गोइंग टू बी 2 1s are 2.38 are। ओके, यस, तो अभी फाइनली आपके क्या क्या टर्म बाकी है, 2.38 उसको 1.35 मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको 10⁻⁻, अच्छा अभी 10⁻⁻² ऊपर जाएगा ऐसा मैं एज्यूम करता हूं, यस, या फिर 10⁻⁻² इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 10⁻⁷ नीचे ले लेते हैं यहां, ठीक है, यस। तो आपका जो आई स्क्वायर आएगा दैट विल कम एज 2.38 इंटू 1.35, 10⁻⁷ ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻+7, यानी ये बन जाएगा 10⁻5। ओके, यस, therefore I will be equal to what? Okay, so you can say ये 10⁻5 जो है मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2380 इंटू 135 इसका अंडर। ओके, अभी आप क्या कर सकते हो, लॉग कैलकुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसका जो आपका आंसर आएगा, ओके, दैट कम्स टू बी, जब आप इसको लॉग इससे सॉल्व करोगे, ओके, इट विल बी नियरली 56.68 और 69 एम्पियर। ओके, यस, और आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है, ओके, टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है दे हैव गिवन इट एज 56.7 एम्पियर। ओके, ठीक है, फाइन। तो ये आंसर आपका क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ये कैलकुलेशंस पहले से ही मैंने लॉग से करके रखे हुए। ओके, यस, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग अभी वो लॉग कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करें। ओके, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली यहां पे आंसर दे रहा हूं ये करके। प्लीज इसको आप लोगों ने खुद से एक बार ट्राई करना है। ओके, मैंने सॉल्व करके ही ये आंसर निकाले हुए। ओके, यस, और इसलिए आप देखो कि टेक्स्ट बुक के साथ बहुत सारे आंसर हमारे क्या है, मैच नहीं हो रहे। ओके, मैंने प्रॉपर लॉग कैलकुलेशन से जो आंसर निकाले हैं, आप लोगों ने भी एक बार ट्राई करना है। ओके, थोड़ा बहुत हमारे लास्ट के डिजिट्स में ओके फर्क आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं। ओके, एनीवे, इसके बाद विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2.4 centimeter, okay, from a long straight wire is 16 microtesla. What must be the current flowing through it? Okay, क्वेश्चन नंबर 7 तो होमवर्क को दिया है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या करता हूं, होमवर्क के लिए दे देता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है, μ0I अपॉन 2π, μ0I अपॉन 2π a। आपको यहां पे उन्होंने b का वैल्यू दिया हुआ है, ओके, और डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, यानी a और b का वैल्यू दिया है। μ0 अपॉन 2π का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट विल कम एज 2 इंटू 10⁻⁷, और आपको क्या निकालना है, i का वैल्यू निकालना है। ओके, यस, सो क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज मार्क इट एज होमवर्क। ओके, नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस 12.3 centimeter is 6.4 into 10⁻⁶ टेस्ला। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे बोर्ड पे। आई इरेज दिस पार्ट। ओके, सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। आपको क्या बोला है, प्लीज पे अटेंशन। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ओके, इसका जो रेडियस दिया हुआ है आपको, रेडियस इज गिवन एज 12.3 सेंटीमीटर, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 0.123 मीटर। वी डिवाइडेड बाय 100। ओके, उसके बाद आपको जो b का वैल्यू दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 6.4 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला। ओके, इन्होंने पहले से दिया हुआ है। ओके, आपको पूछा है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। ओके, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप होता है उसका एक फॉर्मूला है। ओके, ये हम लोगों ने सीखा हुआ, और वो फॉर्मूला जो है वो आप लोगों ने नोट कर लेना है। सो दैट फॉर्मूला इज b इज इक्वल टू μ0I r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2। अब ये जो फॉर्मूला है, तो हम लोग बोलते हैं ये कौन सा फॉर्मूला है, तो एक सर्कुलर कॉइल है,
तो एट अ पॉइंट ऑन अ एक्सिस विच इज एट डिस्टेंस z फ्रॉम द सेंटर, ओके, तो वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहने वाला है उसका ये फॉर्मूला है। ये आपके टेक्स्ट बुक में आपको बता देता हूं, दिस इज गिवन एट पेज नंबर 243, ओके, इक्वेशन 10.53, म्यू 0 I इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ये सब फॉर्मूलेस हो सके तो आप लोगों ने एक लिस्ट बनाना है, उसको लर्न कर लेना है, ठीक है। एनीवे एट द सेंटर, एट सेंटर हम लोग बोलेंगे z का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं अभी एक्सिस से डायरेक्टली मैं उसको सेंटर पे लेके आया तो z का वैल्यू 0 हो गया। ये कुछ डायग्राम ऐसा था, दिस वॉज r, दिस वॉज z एंड दिस वॉज स्मॉल r। अब इसको मैं नीचे लेके आया हूं तो ये कैपिटल R और स्मॉल r क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ओके। सो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा b विल बी इक्वल टू म्यू 0 I, ओके। अब मैं एक छोटा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, पाई आर स्क्वायर लिख देता हूं, तो नीचे भी 2 पाई आ जाएगा इंटू z का वैल्यू 0 कर रहे हैं तो ये बचेगा क्या, आर स्क्वायर रेज टू 3/2, ओके। अब ये बात ध्यान में रखना है, पाई इंटू आर स्क्वायर, दिस विल बिकम व्हाट, विल से this will become the area of the circular point, okay, and I into A, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, एरिया हो गया। सो करंट इंटू एरिया इज नथिंग बट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। तो ये आपका बन जाएगा म्यू 0 इंटू एम अपॉन 2 पाई, ये स्क्वायर और हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे आर क्यूब। ये क्लियर है, ओके। तो इसको अगर आपने रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा मैग्नेटिक मोमेंट एम विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके। So you'll get 2 pi r cube upon mu naught, okay, that is nothing but equal to इसको अगर आप सॉल्व करते हो so 2 pi r cube ना, okay, this will become 2 पाई को वैसे ही रहने देते हैं, म्यू 0 को मैं लिख देता हूं 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7, और कोई टर्म मिसिंग है क्या यहाँ पे, आर क्यूब, एक टर्म मिसिंग है दैट इज बी, यस, 2 पाई आर क्यूब इंटू बी, ओके, यस। तो यहाँ पे सबसे पहले बी का वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं, दैट इज 6.4 इंटू 10 रेज टू -6 इंटू जो आपका b का वैल्यू आएगा दैट विल कम एज, सॉरी r का जो वैल्यू है दैट इज 0.123 का क्यूब, ओके। सो दिस गोइंग टू बी 2 जा, ये आपका हो जाएगा, दिस गोइंग टू बी 2 1 जा 2, 3.2 जा 10 रेज टू -6, 10 रेज टू -7 कैंसिल होकर 10 रेज टू -1 रहेगा, जो ऊपर आके 10 रेज टू +1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 32 इंटू 0.123 का क्यूब, ओके, यस। इसको जब आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे, ओके, तो आपको जो मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर आएगा दैट विल कम एज 5.954 इंटू 10 रेज टू -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ओके। ये लॉग कैलकुलेशंस के साथ ही मैंने किया हुआ है, ओके। प्लीज इसके भी लॉग कैलकुलेशन आप लोगों ने चेक कर लेना है, और ये जो सम है उसको एज इट इज क्या करना है, कॉपी कर लेना है, ओके। तो आई होप आप लोगों ने ये सम कॉपी कर लिया है, ओके, यस। एक बार वापस लॉग कैलकुलेशन से ये आंसर कंफर्म करना है आप लोगों ने। अच्छा, अभी मैं ये पार्ट को इरेज कर देता हूं। अगर आप अगला क्वेश्चन देखोगे ना तो इट इज बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला, ओके। मैं ये पूरा पार्ट इरेज कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये जो फॉर्मूला है ना वो इरेज नहीं कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट सम रहेगा दैट इज योर सम नंबर 11, इट इज फॉर होमवर्क। A circular loop of radius 9.7 centimeter carries a current of 2.3 ampere. Obtain the magnitude of the magnetic field at the center of the loop and at a distance of 9.7 centimeter from the center of the loop. तो ये आपका लूप है, आपको दो जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहला वाला क्या बोला है, एट द सेंटर ऑफ द लूप, यानी ये पॉइंट पे, और दूसरा आपको ये बोला हुआ है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 9.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, यानी जो डिस्टेंस बोला हुआ है, ओके, जो आपका z का वैल्यू है वो भी कितना है 9.7। तो ये कुछ तो भी यहां पे आना चाहिए, ओके। इसको ये पॉइंट पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसको मैं B2 बोल देता हूं।
अभी आप बोलोगे इसको सर सॉल्व कैसे करना है, तो आपने ये बेसिक फंडामेंटल ओके यूज करना है फॉर्मूला। सी, जब मैं बोलूंगा एट द सेंटर ऑफ द लूप, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0। ये आपका z का वैल्यू है, दिस इज योर सेंटर पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट P। जब z का वैल्यू 0 हो जाएगा तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, मैं बोलूंगा b1 विल बी इक्वल टू म्यू 0 i r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 0 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2, म्यू 0 i r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, r स्क्वायर एंड r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, म्यू 0 i अपॉन 2r। अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आप लोगों ने आंसर निकालना है। ओके, ये काम आप खुद अच्छे से कर सकते हो अभी। ओके, काफी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। और जो सेकेंड केस है जहां पे आपको क्या बोला हुआ है कि एट अ डिस्टेंस z विच इज इक्वल टू व्हाट, अभी आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, रेडियस भी 9.7 है और z का भी वैल्यू क्या दिया हुआ है, 9.7 है। तो ये कंडीशन ऐसा हो गया कि z का वैल्यू इज इक्वल टू r, सो कैन आई से z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इट विल बिकम इक्वल टू व्हाट, z एंड r आर सेम, तो z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस r स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, b विल बी इक्वल टू म्यू 0 i r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2। ओके, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम सिंपल है, जब हम लोग स्क्वायर रूट अंदर ले लेते हैं, ओके, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, म्यू 0 i r स्क्वायर, ये जो r स्क्वायर है इसका r क्यूब हो जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा और आपके पास रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 8, क्योंकि ये क्यूब अंदर गया तो क्या हो गया, 2 क्यूब इट बिकेम 8, और ये हाफ अंदर गया तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू आर क्यूब। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, अच्छा अभी इसको आप क्या कर सकते हो, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आर। बस अभी आपको इसको सॉल्व करना है, यू विल गेट द आंसर। ओके, तो ये सब मैं आपको क्या कर रहा हूं, होमवर्क के लिए दे रहा हूं। तो अभी तक मैंने आपको कौन से क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 7, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ओके, मैं नोट करके रख रहा हूं। यस, आई होप आपको ये समझा है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ 100 टर्न्स, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। इफ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर passes through it, what will be the magnetic field at the center of the coil? देखो अभी ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा अलग है। यहां पे आपको ऐसा बोला हुआ है कि एक टर्न नहीं है, n नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल again we are going to use the same type of formula for circular coil। हम लोग बोलते हैं कि at center, ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है, दूसरे पेन से लिखता हूं। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू 0 i अपॉन 2r, बराबर है। नाउ म्यू 0 i अपॉन 2r, दिस इज फॉर व्हाट, a single turn of the coil and at the center B का वैल्यू क्या है, वो ये है। मैं बोलूंगा for n number of turns it will become what, mu 0 ni upon 2r। ओके, सो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे बेसिकली दे हैव सेड कि आपका, जस्ट अ सेकंड, इट इज मेड अप ऑफ 100 टर्न्स, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, यानी आर का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर विच इज 0.08, एन का जो वैल्यू इट इज गिवन एज 100, ठीक है, और आई का वैल्यू जो दिया हुआ है गिवन इट एज 0.4 एम्पियर। ओके, तो बस अभी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आपको म्यू 0 का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू एन का वैल्यू क्या रहेगा 100 इंटू आई का वैल्यू 0.4 अपॉन ट्वाइस आर विच इज 0.08। ओके, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 0.4, दैट इज गोइंग टू बी 4 इंटू 0.4 1.6 टाइम्स पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 100, ये हो जाएगा 10⁻⁵, एंड 2 इंटू 0.08 विल बिकम 0.16। ओके, सो 0.16 एंड 0.16 टेंस आर, तो आपका आंसर आएगा 10 इंटू 10⁻⁵, यानी कितना हो जाएगा 10⁻⁴, और पाई का वैल्यू क्या है 3.142।
तो आपका जो भी आंसर आएगा दैट शुड कम एज 3.142 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ओके यस, तो एकदम इजी था, इसको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ओके उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे जाएंगे। फॉर प्रोटॉन acceleration, a cyclotron is used in which a magnetic field of 1.4 Weber per meter square is applied. Find the time period for reversing the electric field between the two Ds. Okay? Yes. So I'll just erase this part. ये साइड पे सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो अभी ये प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये पार्टिकल एक्सेलरेटर का सम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, उसका फ्रीक्वेंसी या उसका टाइम पीरियड क्या रहता है वो हम लोग निकालेंगे। ओके यस, मैं चाहता हूं इसका कंसेप्ट एक बार आप लोगों ने देख लेना है पार्टिकल एक्सेलरेटर का। ओके वी से दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। ओके mv square by r, okay, the centripetal force is provided by, okay, the force due to magnetic field that is acting on a charge particle, moving charge particle। तो उसको मैं q into v into b लिख देता हूं। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये स्क्वायर और ये v कैंसिल हो जाएगा। ओके यस, तो आपके पास इक्वेशन क्या रहेगा, m into v is equal to q into b into r। ये क्लियर है? ओके अच्छा, इसमें मैं ऐसा बोलूंगा जो v रहेगा आपका वो क्या रहेगा, इट विल बी q इंटू बी इंटू आर अपॉन m। v को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, v इज नथिंग बट r इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा r इंटू ओमेगा, एंड ओमेगा क्या है, इट इज 2 पाई m, दैट इज q इंटू बी इंटू आर अपॉन m। मैं बोलूंगा ये r और ये r वापस कैंसिल हो जाएगा। ओके यस, आपको मिलेगा n इज नथिंग बट इक्वल टू qb upon, this is going to be what, 2 pi m। मैं बोलूंगा टाइम पीरियड जो रहेगा उसका, यानी एक पूरा चक्कर मारने के लिए, ओके यस, एक सर्कुलर मोशन के लिए जो टाइम पीरियड रहेगा दैट विल बी 2 pi m अपॉन qb। लेकिन आपको ये पता है कि जब एक पूरा रेवोल्यूशन होता है तो एक रेवोल्यूशन के साथ फर्स्ट हाफ में वो क्या होता है, ओके, इट एंटर्स d1 एंड इन सेकेंड हाफ इट एंटर्स d2। और हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, यानी एक केस में d1 पॉजिटिव है तो d2 नेगेटिव रहेगा। फिर जैसे ही हम लोग बोलेंगे वो प्रोटॉन इट एंटर्स d2, इट विल बिकम पॉजिटिव, d2 विल बिकम पॉजिटिव एंड d1 विल बिकम नेगेटिव। तो हम लोग बोलते हैं वहां पे जो फ्रीक्वेंसी रहता है, ओके, वो एक तरह से डबल रहता है, या फिर हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड, ओके, वो क्या रहेगा, तो ये टाइम पीरियड का हाफ रहेगा। तो वी से स्मॉल t इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल T अपॉन 2, दैट इज गोइंग टू बी पाई इंटू m अपॉन q इंटू b। ये हम लोगों ने थियरी में पूरा डिस्कस किया हुआ डिटेल में, एक बार आप लोगों ने देख लेना है। ओके यस, सो एनीवे विल सब्स्टिट्यूट, ऊपर लिख देता हूं मैं, स्मॉल t विल बी इक्वल टू व्हाट, तो अभी ये 2 and 2 तो कैंसिल हो गया है, मिला क्या, पाई इंटू m, 3.14 इंटू m का वैल्यू, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है क्या, ओके, यहाँ पे आपको मास ऑफ प्रोटॉन नहीं दिया हुआ है। ओके, बट व्हाट यू कैन डू इज, ओके, यू कैन एज्यूम मास ऑफ प्रोटॉन एज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, जो पहले एक न्यूमेरिकल में दिया हुआ है उन्होंने। ओके, so 1.67 into 10⁻⁻27 kg, okay, upon q into b। Now again, what is charge of single proton? It is equal to charge of electron, तो वो होगा 1.6 into 10⁻90 into b। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ओके, so they are given b is 1.4 टेस्ला। ओके, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ओके, यूजिंग लॉग कैलकुलेशन, अगेन आपका जो आंसर आएगा दैट विल कम एज 2.343 into 10⁻⁻8 seconds। ओके, यानी इसका जो टाइम पीरियड है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फ्लक्चुएट होता है, उसका वैल्यू कितना है, इट इज 2.343, ओके, इंटू 10⁻⁸ सेकेंड। अब आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है इट इज गिवन एज 2.34, 2 डेसिमल तक ही दिया है। अगर आप इसको प्रॉपरली लॉग से सॉल्व करते हो तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, यस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा है। ठीक है,
विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. ओके, ये बहुत ही इजी है. So, for question number 40, a moving coil galvanometer has been fitted with a rectangular coil having 50 turns. Okay, यानी अब यहाँ पे MCG दिया हुआ है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ओके, उसके लिए n का वैल्यू जो है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 40. ओके, जो आपको n का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज गिवन एज 50 टर्न्स. ठीक है, और आपको बोला है जो डायमेंशन है एरिया, दैट इज गिवन बाय 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर. तो ये हो जाता है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 15 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. ये आपको आ रहा है समझ में? और क्या दिया हुआ है आपको? इट इज सस्पेंडेड इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. बी का वैल्यू जो है it is 0.05 Weber per meter square, which is nothing but actually what? 0.05 Tesla. Okay, तो कंफ्यूज नहीं होना है, Weber per meter square यानी टेस्ला है. The torsional constant K का जो वैल्यू दिया हुआ है, it is given as 1.5 into 10⁻⁹ Newton meter per degree. Okay, obtain the current required, okay, to be passed so that the galvanometer produce a deflection of 30 degree. अब जो भी डिफ्लेक्शन रहेगा ना, उसको अपने डिग्री में ही रखना है. क्यों? तो K का वैल्यू क्या दिया हुआ है? न्यूटन मीटर पर डिग्री में दिया हुआ. तो अगर आपको याद होगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो एक्टिंग टॉर्क होता है, ओके, इट इज नथिंग बट N इंटू I इंटू A इंटू B. और जो हम लोग बोलते हैं कि रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, ओके, दैट इज K इंटू फाइ. ओके, तो आपको यहां पे क्या निकालना है? बेसिकली आई थिंक आपको I का वैल्यू निकालना है, कितना I फ्लो हो रहा है. ओके, सो हम लोग बोलेंगे I विल बी इक्वल टू व्हाट? K इंटू फाइ अपॉन N इंटू A इंटू B. ठीक है, यस. एक दूसरा मार्कर यूज करता हूं मैं. सो इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे. सो आपका K का वैल्यू कितना है? 1.5 इंटू 10⁻⁹ into phi का वैल्यू इज गिवन एज 30, ओके, अपॉन n का वैल्यू इट इज गिवन एज 50 into a का वैल्यू इज गिवन एज 15 into 10⁻⁴. और बचा क्या है अभी हमारा? b इज गिवन एज 0.05. ठीक है, तो ये आपको लॉग कैलकुलेशन भी जरूरत नहीं है यहाँ पे. ओके, सो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग? वी कैन से is going to be 1.5 1 is going to be 10. Okay, yes. 30 को वैसे ही रहने दो. Okay, and this is going to be what? 500 into 0.05. Okay, so you can say this is going to be 25. ये हो गया 50 into 10, 500. Okay, 500 into 0.05 यानी हो गया 5 5 25. Okay, into this is going to be what? 10⁻⁹. Now 25 watts are, okay, so we say 25, let us say 25 tens are, okay, या 25 ones are ले लेते हैं पहले तो. Okay, so 25 ones are 25, रिमाइंडर कितना रहेगा? Okay, it is going to be 5 and 25 twos are, तो ये आपका आएगा 1.2 into 10⁻⁹. Okay, और कोई पार्ट था यहाँ पे? ओके, ये 10⁻⁴ जो है, ओके, ये हम लोगों ने अभी तक कंसीडर नहीं किया है. 10⁻⁻4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा. ओके, सो ये आपका आंसर जो आएगा दैट विल कम एज 1.2 into 10⁻⁻5. ओके, ये आपको किसका वैल्यू मिल रहा है? करंट का वैल्यू. सो इट इज गोइंग टू बी 1.2 into 10⁻⁵ एम्पियर. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 into 10⁻⁻6 एम्पियर, दैट इज 12 माइक्रो एम्पियर. ओके, यहां तक क्लियर है? इसके बाद ओके, तो मैंने अभी बोर्ड क्लियर कर दिया. विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15. अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ pi meter and 5 centimeter in diameter has winding of 1000 turns, okay, and carries a current of 5 ampere. Calculate the magnetic field at its center. एक बात ध्यान में रखना, सोलेनॉइड हो या टोरॉइड हो,
दोनों के लिए एक फॉर्मूला है म्यू जीरो ओके इनटू स्मॉल एन इनटू आई, वेयर स्मॉल एन इज व्हाट, तो इट इज कैपिटल एन अपॉन एन, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनॉइड हो या टोरॉइड हो, दोनों के लिए फॉर्मूला है ओके। अच्छा, सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा दैट विल बी अलोंग व्हाट एक्सिस, और टोरॉइड के लिए जो रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द मीन रेडियस, या मीन रेडियस का जो सर्कल रहता है उसके अलावा हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड रहता है। बट अभी टोरॉइड को साइड में रखते हैं। सोलेनॉइड के केस में मैं बोलूंगा ओके, फॉर सोलेनॉइड व्हाट विल से इज, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15, जो लेंथ है वो कितना है, इट इज 5 मीटर ओके। डायमीटर साइड में रखते हैं, कैपिटल एन जो है इट इज गिवन एज 1000, तो स्मॉल एन जो रहेगा दैट विल बी कैपिटल एन अपॉन एल इन 1000 अपॉन पाई ओके। करंट का वैल्यू जो है दैट इज गिवन एज 5 एम्पियर ओके। सो विल से B इज नथिंग बट इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एन इंटू आई, दैट इज 4 पाई इंटू 10 raised to -7 इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू ओके आपका आई का वैल्यू इज व्हाट, इट इज 5 एम्पियर ओके। एक बार वापस देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि आपका ये पाए और ये पाए कैंसिल हो जाता है, 10 raised to -7 इंटू 1000, ये हो जाएगा 10 raised to -4 एंड 4 इंटू 5 यानी ये हो जाएगा आपका 20। सो आपका B का जो वैल्यू है दैट इज 20 इंटू 10 raised to -4, और यू कैन से 2 इंटू 10 raised to -3 टेस्ला ओके। टेक्स्ट बुक में यूनिट नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों ने ओके। अच्छा, अभी अगला जो सम है तो इट इज फॉर टोरॉइड या टोरॉइडल कॉइल भी बोल सकते हैं इसको ओके। उसमें ऐसा बोला हुआ है कि जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर है, दैट इज 0.1 मीटर ओके, एंड हैज 1000 टर्न्स ठीक है। फॉर मैग्नेटिक फील्ड 5 into 10 raised to -2 टेस्ला, हाउ मच करंट इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द वायर ओके। अब आपको यहाँ पे आई का वैल्यू निकालना है, तो मैंने आपको क्या बोला था, फॉर्मूला सेम है, B इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एन इंटू आई, देयरफॉर आई क्या हो जाएगा ओके, इट विल बी B अपॉन म्यू जीरो इंटू एन ओके। अब B का वैल्यू है 5 इंटू 10 raised to -2, वो वैसे ही डाल देते हैं। म्यू जीरो का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 raised to -7 इंटू हम लोग बोलेंगे कि आपका यहाँ पे जो n है, स्मॉल n जो रहेगा दैट विल बी कैपिटल N अपॉन लेंथ। लेंथ यानी क्या रहने वाला, इट इज गोइंग टू बी 2 पाई, तो ये हो जाएगा आपका 1000 कैपिटल N अपॉन 2 पाई, 2 पाई इंटू R। R का वैल्यू कितना है आपका, इट इज 0.1। इसमें 2 पाई, ये 4 पाई कैंसिल होके बचेगा क्या, 2 ओके। सो 5 अपॉन 2 ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 raised to -2 अपॉन 1000 अपॉन 0.1, ये 10,000 हो जाएगा, यानी 10,000 यानी 10 raised to 4, सो दिस विल बी 10 raised to -3 ओके। यस, आपका आंसर आएगा 2.5 इंटू 10 raised to -3, ऊपर आके 10 raised to +3 हो जाएगा, -3 +3 होने के बाद +3 -2 1 रहेगा, 10 raised to 1, आंसर आपका आएगा 25 एम्पियर इज द आंसर ओके। बहुत सिंपल सम्स थे, लेकिन आपको इसमें फॉर्मूला समझ में आना चाहिए था, इसलिए सॉल्व किए ओके। यस, आई होप आपको ये क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना ओके, ये क्वेश्चन जो है इट इज, इसके ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए पहले से ओके, तो ये हम लोग बस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी क्या रहेगा, इट विल बी फॉर होमवर्क ओके। मैं यहाँ पे नोट करते जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, 11 एंड 17। 17 क्या दिया हुआ है, इन द साइक्लोट्रॉन protons are to be accelerated, radius of the D is 60 centimeter and the oscillator frequency is given as 10 megahertz. What will be the kinetic energy of the proton? Okay, तो सबसे पहले आपको ये समझ लो, मैं ये साइड में आपको वर्किंग बता देता हूँ, आपको क्या क्या फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है, मास ऑफ प्रोटॉन उन्होंने दिया हुआ है ओके। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, ½ mv², लेकिन उसके लिए आपको V निकालना पड़ेगा। V निकालने के लिए आपको ओमेगा पता होना चाहिए ओके। क्यों, तो V इज इक्वल टू व्हाट, R इंटू ओमेगा। तो एकदम सिंपल रिलेशन है, देखो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, ½ mv², उसके लिए आपको V पता होना चाहिए, V इज इक्वल टू व्हाट, R इंटू ओमेगा। ओमेगा के लिए आपको क्या यूज करना है, 2 पाई,
तो आपको यहाँ पे n दिया हुआ है क्या, n कितना दिया हुआ है 10 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज यानी कितना हुआ 10⁻⁷ हर्ट्ज। ओके, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपको ओमेगा मिलेगा। ये वैल्यू आप ऊपर डालो, v इज इक्वल टू वॉट r इंटू ओमेगा। r आपको दिया हुआ है कितना 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 मीटर, 0.6 इंटू ओमेगा, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ v, और वो वैल्यू आपने ऊपर सब्स्टिट्यूट करना है हाफ mv² में। ओके, यस, आई होप आपको ये समझ में आया। बहुत ही सिंपल सम है, इसलिए मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ओके, यस, सो क्वेश्चन नंबर 17 प्लीज मार्क इट एज होमवर्क। अभी तक आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 7, 9, 11 एंड 17। ठीक है, इसके बाद विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। ओके, ये पार्ट में इरेज कर देता हूं। Okay, so we'll start with the next sum, which is question number 18. A wire loop of the form shown in the figure carries current I. Obtain the magnitude and the direction of the magnetic field. Okay, yes. तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे V से ये सर्कुलर टाइप का कॉइल है, लेकिन इसका जो बॉटम का पार्ट है वो स्ट्रेट रखा हुआ है। पॉइंट P जो है वी आर एज्यूमिंग इट इज एट द सेंटर। ओके, तो अभी हम लोग क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो डायग्राम में ये एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इज गिवन एज 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90, तो ये जो एंगल रहेगा दिस वन, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 270 डिग्री। ओके, और हम लोग बोल रहे हैं कि इसको मैं डॉटेड कर देता हूं, ये मेन सर्किट का पाथ नहीं, मेन जो हमारा लूप है वो ये है। ओके, जिसमें से करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है लाइक दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द सर्कुलर आर्क। सर्कुलर कॉइल नहीं बोल रहा हूं मैं, सर्कुलर आर्क बोल रहा हूं। ओके, तो वो जो आर्क है उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, अब वो कैसे निकालेंगे, तो उसको मैं बोलता हूं B1। अभी हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, मैं आपको बोलूंगा गो टू द पेज नंबर 242, सर्कुलर आर्क ऑफ द वायर। ओके, वहां पे एक फॉर्मूला ऐसा था, B इज इक्वल टू वॉट μ0 अपॉन 4π I अपॉन r इंटू थीटा। ओके, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, B की जगह पे मैं लिख देता हूं B1, यानी ये जो है ना ये हमारा पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, तो ये हो जाएगा μ0 अपॉन 4π इंटू I अपॉन r, और जो थीटा का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, वी कंसीडर इट एज ओके 3π/2, 270 डिग्री है। देखो कंपल्सरी नहीं हमेशा एक्यूट एंगल ही सबटेंड हो, ऐसा नहीं है, ये एंगल ऑब्ट्यूज भी हो सकता है या ग्रेटर देन 180 भी हो सकता है इनफैक्ट। ओके, या 360 भी हो सकता है, तो उसको हम लोगों ने क्या लिखा है 3π/2। ओके, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, विल सिंपली राइट इट एज μ0 अपॉन 4π इंटू I अपॉन r, ओके, इंटू 3π/2। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको मैं h बोल देता हूं, हम लोग B2 निकालेंगे। तो आप बोलोगे B2 जो है इट इज बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेट कंडक्टर। तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला क्या है, इट इज μ0 I अपॉन 2πa या 2πr। 2πa यानी क्या, हम लोग बोल रहे हैं कि ये कंडक्टर से मिनिमम डिस्टेंस कितना है, तो यहां पे फिलहाल मैं 2πh बोल देता हूं। ओके, और अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये एंगल r है, सॉरी ये जो लेंथ है वो r है, ये भी लेंथ r है। सो कैन आई से दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें ये एंगल कितना होगा फिर 45, ये भी कितना होगा 45, बिकॉज ये एंगल 90 है, तो रिमेनिंग 2 कितने रहेंगे 45। अब ये एंगल अगर 45 है, ओके, सो कैन आई से यहां पे अगर मैं साइन 45 निकालता हूं तो साइन 45 क्या आएगा, अपोजिट h अपॉन हाइपोटेन्यूज r, यानी h टर्म मिलेगा आपको r साइन 45। सो h विल बी r साइन 45, वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा μ0 I अपॉन 2π, h का वैल्यू विल सब्स्टिट्यूट r इंटू साइन 45। व्हाट इज साइन 45, 1 अपॉन √2। ओके, यस, ये √2 ऊपर चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा √2 टाइम्स μ0 I
अपॉन 2 पाई आर। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हो, ओके, यहां पे जैसे 4 पाई था तो इसको भी 4 पाई के फॉर्म में लेके आने के लिए मैं ऐसा लिख देता हूं 2√2 इंटू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, यस, आई होप ये क्लियर है। मैं मार्कर बदल देता हूं कि इसका इंक थोड़ा सा फेड हो गया। ओके, सो आई होप आपको ये विजिबल है। मैं बोलूंगा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा बी, दैट विल बी इक्वल टू B1 प्लस B2। ये लिखते वक्त दोनों जो है मैग्नेटिक फील्ड, ओके, पहले तो मैं ये बताऊंगा दोनों के डायरेक्शन सेम है B1 एंड B2 के। कैसे, वो आपको मैं प्रूव करके बताऊंगा, बट उसके पहले, ओके, दोनों के डायरेक्शन सेम होने के कारण हम लोग इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं दोनों के मैग्नीट्यूड। मैं बोलूंगा कॉमन टर्म बाहर आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। ये टर्म को बाहर ले लेते हैं, तो आपके पास ब्रैकेट में क्या रहेगा 3 पाई बाय 2 प्लस 2√2। ओके, यस। और अगर आप टेक्स्ट बुक में इसका आंसर देखोगे तो उन्होंने दिया हुआ है 3 पाई बाय 2 प्लस √2 दिया हुआ है। अगेन वहां पे मिस्टेक है, वहां पे सिर्फ √2 नहीं, वहां पे 2√2 होना चाहिए। ये आपको क्लियर है? ओके, तो इसको क्या करना है, कॉपी करना है। और रही बात डायरेक्शन की, तो मैं बोलूंगा बाय राइट हैंड रूल अगर मैं B2 का डायरेक्शन निकालता हूं तो B2 का डायरेक्शन कैसा होने वाला है, लाइक दिस, यानी ये ऐसे जाके इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, अंदर के तरफ जा रहे हैं। ओके, यस। और यहां पे अगर मैं देखूं, यहां पे राइट हैंड रूल लगाता हूं तो भी B1 का भी डायरेक्शन कैसा है, अंदर के तरफ, यानी B1 एंड B2 बोथ आर डायरेक्टेड, ओके, इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। आप लोग कैसे लिखोगे एग्जाम में, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, ये आपको आ रहा है समझ में? तो मैं बोलूंगा B1 B2 दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो B का भी डायरेक्शन क्या रहेगा, इट विल बी सेम। ये क्लियर है? ओके, यस। तो अभी ये पार्ट जो है इसको मैं क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं। ओके, ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 2 long parallel wires are going into the plane of the paper, okay, and they are separated by distance r. When they are going inside the plane of the paper, तो एक्चुअली ये जो 2 वायर है, अच्छा उसमें एक और बात उन्होंने बोली थी, दे आर कैरिंग करंट आई इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, लेट अस से कि जो करंट है वो भी अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो यहां पे आपको क्या दिखेगा, टेल दिखने वाला है। ये समझ में आ रहा है? तो 2 वायर इस तरह से, and they are separated by a distance what, r. Okay, yes. Show that the magnitude of the magnetic field at point P, which is equidistant from the both the wire, subtending angle theta from the plane containing the wire. अब plane containing the wire इन्हें क्या, ये वाला, this is the plane, ये आपकी वायर्स है। अब ये वायर्स अगर आपको थोड़ा, मैं उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं, ओके, 3 डायमेंशनल व्यू, अगर उसमें मैं आपको दिखाने जाऊं तो ये ऐसे है, ये 2 वायर्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, ओके, और हम लोग बोल रहे हैं कि इनके बीच में का डिस्टेंस क्या है, r। मैं ये दिखाना चाहता हूं ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, बट ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब आप कोई 2 पैरेलल लाइंस को देखोगे, ओके, तो आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे जैसे उनका डिस्टेंस बढ़ते जाता है तो जो दोनों वायर्स है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगे, लेकिन रियल में मिलते हैं क्या, नहीं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ये आपको आ रहा है समझ में? एनीवे, इनमें से जो करंट फ्लो हो रहा है आई, ओके। अब ये जो प्लेन है, ये प्लेन ऐसा नहीं, ये प्लेन ऐसा है, ये पहली बात समझ लो। आपको दिखने के लिए कुछ ऐसा दिखेगा, वो मैं बता रहा हूं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, 2 पैरेलल वायर्स, दे आर गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर और प्लेन ऑफ द बोर्ड, और एक पॉइंट P है, वो ये प्लेन के साथ क्या एंगल बना रहा है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। तो वो अगर इधर थीटा बनाएगा तो ये साइड पे भी एंगल कितना बनाएगा, थीटा। ये हमारा बेसिक एनालिसिस, ये क्लियर है? ओके, यस। अब ये हमारा वायर फर्स्ट है, ये वायर सेकंड है, ओके। अब देखो, अगर मैं राइट हैंड रूल लगाता हूं तो पॉइंट P पे, ओके, मैं बोलूंगा ये वायर अंदर की तरफ जा रही है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ये वायर अंदर की तरफ जा रही है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, ओके।
इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और ये पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे जो B1 रहेगा वो टैंजेंशियल रहेगा। दिस इज कंडक्टर फर्स्ट, इसका ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्लियर है। और हम लोग बोलेंगे ये पॉइंट पे टैंजेंशियल डायरेक्शन रहेगा ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर फर्स्ट, उसको मैंने B1 बोल दिया, ये आपका पॉइंट E है, ठीक है। अब सेकेंड केस में मैं क्या बोलूंगा, ओके, जो हमारी वायर 2 है उसमें भी करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसके भी लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसे रहने वाले, तो ये हो जाएगा B2, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। एंड डेफिनेटली मैं बोलूंगा B1 एंड B2 जो रहेगा उसका जो रिजल्टेंट रहेगा दैट विल बी DR, द नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब वो कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बोलेंगे, एकदम सिंपल है, ओके। यहां पे थोड़ा ज्योमेट्री देख लेते हैं। कैन आई से दिस एंगल इज 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल को फाई बोल देता हूं, इसको भी मैं फाई बोल देता हूं। नाउ फाई विल बी व्हाट, इट विल बी बेसिकली 90 माइनस थीटा। ये एंगल 90 है तो मैं बोलूंगा थीटा प्लस फाई क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी ऑल्सो अबाउट 90, तो फाई क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा। रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होना चाहिए 180। आप ट्राई करके देखो, थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180, therefore थीटा प्लस फाई इज व्हाट, इट इज 90, therefore फाई इज व्हाट 90 माइनस थीटा। ये क्लियर है। अब मैं ये भी आपको प्रूव कर सकता हूं कि अगर ये दोनों एंगल्स फाई है, ओके, यस, तो मैं बोलूंगा अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल कितना होगा, इट इज गोइंग टू बी 90 माइनस फाई। देखो ये जो है ये इसको 90 डिग्री पे है, तो ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई होगा, तो ये क्या होगा, ये वापस से क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी फाई, और ये वाला भी एंगल क्या होगा, इट विल बी फाई। यहां तक क्लियर है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर ये लाइन, ये जो बीच की लाइन है, ये बीच की लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल फाई है, तो उनके जो परपेंडिकुलर्स है, अब इसको ये बीच की लाइन को परपेंडिकुलर ये वाला है BR, और ये लाइन को परपेंडिकुलर जो है वो ये लाइन है, तो उनके बीच में भी एंगल क्या होगा, फाई। अब ज्योमेट्रिकली ये प्रूव कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है, यस। एनीवे, सो हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द नेट मैग्नेटिक फील्ड BR, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, B1 प्लस B2, ठीक है। अब अगेन हम लोग बोलेंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है, तो लेट अस से दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, ओके। कैन आई से ये जो पॉइंट है इसको मैं मिड पॉइंट बोल देता हूं M, AM का वैल्यू क्या होगा R/2 एंड MB का वैल्यू भी क्या होगा R/2। ये क्लियर है, ओके। सो इन ट्राइंगल TMA, ओके, अगर मैं साइन थीटा डिफाइन करता हूं, ओके, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा डिफाइन करता हूं मैं सपोज, तो कॉस थीटा क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज गोइंग टू बी R/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यानी क्या है, AC, ओके, यस। इसको रीअरेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर AC विल बी इक्वल टू व्हाट, R/2 कॉस ऑफ थीटा। ये क्लियर है। इसको मैं बोल देता हूं दिस इज रिजल्ट नंबर 1, और जो AC का वैल्यू होगा सेम विल बी द वैल्यू ऑफ BC। क्यों, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर BC इज ऑल्सो व्हाट, R/2 कॉस थीटा, ठीक है। अभी आप पूछोगे ये क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बोल रहे हैं कंडक्टर का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज व्हाट, R, और वो R का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू AC एज वेल एज इट इज इक्वल टू BC। ये क्लियर है। तो व्हाट विल डू इज वी हैव अ फॉर्मूला, ओके, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय μ0I अपॉन 2πa, ठीक है। यहां पे मैं बोलूंगा जो पहला वाला कंडक्टर है उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, वो डिस्टेंस कितना है, तो मैं बोलूंगा यहां पे मैंने इसको C बोला, मैं आप इसको पॉइंट P भी बोल सकते हो, ओके। मैं बोलूंगा ड्यू टू कंडक्टर 1 जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा दैट विल बी μ0I
अपॉन 2 पाई, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं r बोल देता हूं। ये आ रहा है आपको समझ में? स्ट्रेट कंडक्टर से पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल बी म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r। ओके, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात ये है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं म्यू 0 I अपॉन 2 पाई। ओके, जो आपका r का वैल्यू है, ये जो AC है वही आपका r है, AC एंड BC। तो r का वैल्यू कितना मिला आपको? कैपिटल R अपॉन 2 cos थीटा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा? दिस गोइंग टू बी म्यू 0 I, ओके, cos थीटा अपॉन पाई इंटू r। ओके, म्यू 0 I cos थीटा अपॉन पाई इंटू r। जो B1 का वैल्यू है सेम मैग्नीट्यूड B2 का भी होगा, बस डायरेक्शन क्या रहने वाला है? अलग रहेगा। सो B1 एंड B2 का वैल्यू मिल गया। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि BR कैसे निकालेंगे हम लोग? ओके, तो BR निकालने के लिए एकदम सिंपल लॉजिक है। ओके, कैन आई से मैं B1 एंड B2 के कंपोनेंट्स निकालता हूं अलॉन्ग BR। इसका मतलब क्या? मैं बोलूंगा अगर मैं B1 का कॉस कंपोनेंट निकालता हूं तो मुझे ऐसा मिलेगा, ये हो जाएगा आपका C। यू कैन से ये B1 है तो ये हो जाएगा B1, ये एंगल फाई है तो ये हो जाएगा B1 cos फाई, ये हो जाएगा B1 sin फाई। और जब मैं B2 के कंपोनेंट्स निकालूंगा, ओके, ये एंगल फाई है, दिस इज B2, तो ये हो जाएगा B2 cos फाई और ये हो जाएगा B2 sin फाई। ठीक है, यानी B2 एंड B1 दोनों के कंपोनेंट्स बना रहा हूं मैं। देखो पहले मैंने B1 कंसीडर किया तो B1 के दो कंपोनेंट बनाए मैंने। ओके, जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा दैट विल बी B1 cos फाई और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा B1 sin फाई। B2 के भी दो कंपोनेंट बनाए मैंने, B2 cos फाई एंड B2 sin फाई। अभी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ओके, B1 sin फाई एंड B2 sin फाई जो है ना वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करेंगे? तो पहले B1 एंड B2 का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, लेकिन यहां पे उनका डायरेक्शन क्या है? B1 sin फाई है, ये मैंने थीटा लिखा है। B1 sin फाई एंड B2 sin फाई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, यस, तो मैं यहां पे लिख देता हूं B1 sin फाई एंड B2 sin फाई कैंसिल वन अनदर। तो मैं बोलूंगा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा रिजल्टेंट BR दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? B1 cos फाई एंड B2 cos फाई। अभी दोनों सेम डायरेक्शन में तो ये ऐड अप हो जाएगा। ओके, ये देखो ये B2 cos फाई है और ये B1 cos फाई, ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे? आपको BR वेक्टर मिलेगा। सो कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी ट्वाइस, यू कैन से दिस इज B1 cos फाई प्लस B2 cos फाई। B1 एंड B2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ट्वाइस B1 cos फाई, ओके, विच इज ट्वाइस इंटू B1। B1 का वैल्यू क्या मिला था हमें? ओके, म्यू 0 I cos थीटा अपॉन पाई r, बराबर है? ओके, इंटू cos फाई। कैन आई से cos फाई इज नथिंग बट cos ऑफ फाई की जगह पे मैं डाल देता हूं 90 माइनस थीटा। ये हो जाएगा आपका 2 म्यू 0 I cos थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा यानी क्या हो जाएगा? sin थीटा अपॉन पाई r। अब आप लोगों ने सिर्फ इसको देखना है, तो ये जो 2 है ना, ये 2 को मैं इधर लिख देता हूं इंटू 2, चलेगा? तो व्हाट इज 2 sin थीटा cos थीटा? कैन आई से इट विल बिकम sin 2 थीटा। तो ये आपका बन जाएगा म्यू 0 I अपॉन पाई r साइन ऑफ 2 थीटा। ओके, यस। अब एक बार पहले ये चेक कर लेते हैं हमें पूछा क्या है। सो दे हैव टोल्ड show that the magnitude of magnetic field at a point P equidistant from the wires subtending angle theta from the plane containing the wires is B is equal to mu 0 upon pi
आई अपॉन आर इंटू साइन 2 थीटा। ये हमारा आंसर आ गया, तो हम लोग बोलेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया है। ठीक है, यस। अब क्वेश्चन नंबर 20 और जो 21 है, ओके, ये मैं डायरेक्टली क्या करने वाला हूँ, नोट्स में इंक्लूड करने वाला हूँ। ओके, दो छोटे से डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल है, ओके, और बहुत इजी समझने के लिए। ओके, यस। तो आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही एंड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 ये हम लोग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू इंक्लूड इन नोट्स, और इसको मैं लाइव सेशन में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। ओके, तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं।